जी, तो पीसीबी ने अनाउंस कर दिया है अपना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स का। अब ये देखना होगा कि कौन सा प्लेयर खुश है अपनी कैटेगरी से और कौन सा प्लेयर नाखुश है। और ये भी देखेंगे कि वाइट बॉल और रेड बॉल के डिफरेंट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या वाइबल ऑप्शन है या नहीं। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया ने ऐसा कौन सा सरप्राइज पैकेज इम्प्लीमेंट किया जिस वजह से वो लोग जीत गए। और उसके साथ साथ हम इंडिया का T20 और ODI स्कोर को भी डिस्कस करेंगे और ऐसे उन लोगों ने क्या चेंजेस की जिस वजह से इंडिया की टीम में जान आ गई। हाँ, और वो भी डिस्कस करेंगे कि स्टुअर्ट ब्रॉड के साथ क्या हुआ जिससे एक पुराने वर्ल्ड रिकॉर्ड की यादें ताज़ा हो गई हैं। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय। जी उमेर साहब, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस हुआ है जी रेड बॉल टेस्ट मैचेस का। क्या तासुरात हैं यार, ये कैटेगरी शैटेगरीज का कोई मसले शसले आपको नज़र आ रहे हैं? मेरे थोड़े मतलब रिजर्वेशन है जो मैं बाद में बताऊंगा, पहले आपसे सुनना चाहता हूँ, क्या तासुरात हैं? हाँ जिल्ला जी, ये एक तो सबसे पहले बड़ा अच्छा हो गया कि पाकिस्तान ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इस तरह अनाउंस किया है कि रेड बॉल का और वाइट बॉल का। अगर हम अभी रेड बॉल की बात करें तो इस पे कैटेगरीज पे कुछ बातें हैं हमारी डिस्कस करने वाली, जिसमें ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मुझे इतना ज़्यादा ऑब्जेक्शन इस पे नहीं है टू बी ऑनेस्ट। लेकिन जो ऑब्जेक्शन एक मेरा है वो इस पे अजहर अली की जो प्रेजेंस है कि जो कैटेगरी ए में, एक ये मेरा ऑब्जेक्शन है। और उसके साथ साथ अगर हम स्क्वाड को देखें, बाकी बाकी ऐसे हाँ बाकी कैटेगरी सी में अगर हम देखें नुमान की जो प्रेजेंस आई हुई है, इस चीज़ पे थोड़ा मुझे है। और एक और चीज़ है अगर मैं ऐड ऑन करूं जो कि मेन है मेरे लिए, कि यासिर शाह को इन लोगों ने यार कैटेगरी डी में डाल दिया। तो सबसे पहले तो आप बताएं कि जो उनसे मेरे पॉइंट्स बताएं उनमें आप क्या बात उस पर आपके क्या तासुरात हैं, और फिर आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बताएं। आप क्या समझते हैं रेड बॉल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। बिल्कुल, तो अज़हर का, क्योंकि अगर रेड बॉल का परफॉर्मेंस देखें तो अज़हर की रेड बॉल की परफॉर्मेंस लास्ट एक साल में बुरी नहीं है। और अज़हर बीइंग सीनियर प्लेयर और सिर्फ एक फॉर्मेट खेल रहे हैं तो मुझे एतराज़ नहीं है अज़हर को कैटेगरी ए में डालने का, मुझे बिल्कुल एतराज़ नहीं है। जो मुझे प्रॉब्लम जिस तरह आपने कहा है वो मुझे नौमान की भी कैटेगरी सी में होने की प्रॉब्लम नहीं है, मुझे यासिर की, सरफराज की और शान मसूद की कैटेगरी डी में होने से बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब बकौल मोहम्मद वसीम साहब ने ये कहा है कि हमने कैटेगरी डी इसलिए ऐड किया है कि इसमें वो प्लेयर्स डाले हैं जो फिटनेस या हेल्थ इश्यूज़ की वजह से लास्ट 12 मंथ्स में ज़्यादा खेल नहीं सके। अब मैं उसको बोलूँगा कि भाई यासिर शाह अगर फिट नहीं था तो डोमेस्टिक में किस तरह फिर खेल रहा था, कप्तानी कर रहा था, कैचेस पकड़ रहा था। ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ में आर्ग्यूबली उसको खिलाया जा सकता था। और मतलब जस्टिफाइड किसी सेंस में नहीं बनता कि एक बंदा जिस तो फास्टेस्ट 200 विकेट्स पाकिस्तान के लिए ले चुका है उसको आप कैटेगरी डी में फेंक रहे हो, इर्रेस्पेक्टिव वो खेले या ना खेले। ठीक है, अगर उसने टीम में डाल रहे हो, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में डाल रहे हो उसको, तो यार मेरे नज़र में तो एटलीस्ट कैटेगरी बी बनती है यासिर शाह की, इफ़ नॉट ए। सही है, जिस हाँ लेवल का जी वो बिल्कुल आप परफॉर्मर है। हाँ जी बिल्कुल आपने सही कहा है कि यासिर शाह की जो जो कैटेगरी है उससे मैं भी बिल्कुल एग्री नहीं करता कि वही बात है कि 200 विकेटें इसने बड़ी जल्दी ली है। और ये एक पाकिस्तान का आइकन है, मतलब टेस्ट बॉलिंग में हमारी जो स्पिन है उस पर हम यासिर शाह पे बड़ा रिलाय करते हैं। और आपने डोमेस्टिक वाली बात भी बिल्कुल ठीक की है कि इसको कैटेगरी बी में भी आ सकता है, सी में भी आ सकता है, मतलब मैं इन दोनों के लिए ओपन हूँ। उसके साथ साथ आपने जो शान मसूद की बात की उससे मैं थोड़ा आपसे कॉन्ट्राडिक्ट करूंगा, क्योंकि शान मसूद का उस तरह इतना एक्सपीरियंस नहीं है टेस्ट मैच में, मतलब वो डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहा है। तो एक तरह से ये पॉजिटिव ये है कि इसको इन लोगों ने कैटेगरी डी में कंसिडर किया। तो यहाँ से अगर हो सकता है श्रीलंका वाला जो हमारा अभी आगे जो टेस्ट सीरीज आ रही है, अगर इसको चांस मिलता है तो अगर ये परफॉर्म करता है तो मेरे ख्याल से वेल एंड गुड है। और मेरे ख्याल में शान मसूद ठीक है यहाँ पे, मतलब मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। बाकी सरफराज भी ठीक है, मतलब सरफराज के, क्योंकि देखे ना आपका विकेट कीपर एक आगे कैटेगरी एम है जो कि मोहम्मद रिजवान है। और सरफराज मतलब लास्ट 2019 के बाद इसने कोई इतनी मैचेस भी नहीं खेले। तो मतलब ये मेरा यार पॉइंट अब है। इसमें मेरा जो काउंटर आर्गुमेंट है कि नसीम कितने मैचेस खेला है या अब्दुल्ला शफीक कितने मैचेस खेला है, ठीक है। अब आप अगर मुझे बोलो कि शान मसूद अब अब्दुल्ला शफीक से कम परफॉर्मर है इन द सेंस, तो अब्दुल्ला शफीक के तो सिर्फ 3 टेस्ट मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, सैंपल साइज ही कोई नहीं है।
सही। बिल्कुल। अब शान मसूद पहले भी खेल रहा है और डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे रहा है, तो मुझे तो नहीं सेंस समझ आती कि अब्दुल्ला शफीक किस तरह डायरेक्टली कैटेगरी सी में चला जाता है और शान मसूद कैटेगरी डी में चला जाता है। सरफराज पाकिस्तान का कप्तान रहा है, अगर वो नहीं खेला तो वो इस वजह से नहीं खेला क्योंकि रिजवान ने जगह बनाने की उसको मौका ही नहीं मिला उसको, सरफराज को। लेकिन बिल्कुल डजेंट मीन के बिल्कुल ऐसे ही। सरफराज टेस्ट मैच में कोई बुरी ऑप्शन है एज अ बैट्समैन की। आप कैसे एक बंदे को डाल सकते हो कैटेगरी डी में जो आपका 2 साल 2.5 साल पहले एक कप्तान था, और आप उसको डायरेक्टली फेंक दिया आपने कैटेगरी डी में कि जी ये खेला नहीं है लास्ट 12 मंथ्स में तो इसलिए हम उसको डाल देते हैं। परफॉर्मेंस बेस देखो, उसकी डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस देखो, वो सारी चीज़ें केटर करो। कैसे नसीम अब्दुल्ला, कैसे आप जस्टिफाई करोगे कि ये दोनों लड़के जो नए आए हैं वो शान मसूद, सरफराज और यासिर से ऊपर कैटेगरी में बैठे हुए हैं टेस्ट में? मुझे तो नहीं, इसकी लॉजिक समझ नहीं आती। सी में डाल देते इनको, यार डी में उनको डाल देते। डी की कैटेगरी मतलब बनाने की जरूरत क्या थी? एक इनमें से आबिद अली था जिसकी हेल्थ इश्यूज थे, ठीक है, उसकी समझ आती है कि चलो आप उसको सपोर्ट करना चाहते थे, आपने कहा नहीं यार वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, तो उसको सेपरेटली आप ऐड कर लेते, एक सेपरेट कैटेगरी बना देते हेल्थ की, और उसमें आप आबिद को मतलब इनकॉर्पोरेट कर देते। आबिद के चक्रों में आपने बाकी सारे रगड़ दिए। तो मुझे तो अच्छा, इसकी ये जो आपने बात की है ना यासिर शाह वाली, इस पे वो तनवीर अहमद है, एक्स प्लेयर, उन्होंने भी एक स्पेसिफिक इन्होंने ट्वीट की है कि यार मैं हैरान हूँ अभी तक के सरफराज ने अभी तक इस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं किया। ये मैं तनवीर अहमद का पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ। मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू है कि जिस तरह देखें वसीम ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने कैटेगरीज वाइज मतलब रखें, और मतलब होता भी यही है कि जो कैटेगरीज में प्लेयर्स होते हैं उनको हम लोग मतलब उनकी हम परफॉर्मेंस देखते हैं लास्ट 12 मंथ्स की, और उनकी एक तो परफॉर्मेंस देखते हैं, साथ साथ उनकी हम फिटनेस देखते हैं। तो फिटनेस पे तो जिस तरह आप बात कर रहे हैं तो सरफराज का मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है, फिटनेस में होगा ठीक होगा, लेकिन परफॉर्मेंस अगर हम लास्ट 12 मंथ्स की देखें तो मोहम्मद रिजवान की मतलब काफ़ी बेहतर है इससे, क्या कहते हैं, सरफराज से। बिल्कुल बेहतर है, लेकिन सरफराज को चांस कहाँ मिला है? सरफराज को टेस्ट मैच में चांस उसकी कहाँ जगह मिला ही है? नहीं बनी ना, हद- जगह नहीं बनी ना उसकी। तो उसका ये मतलब तो नहीं है ना यार मतलब कि आप उसको कैटेगरी डी में डाल दो, चांस नहीं मिला तो आप परफॉर्मेंस कैसे जज करोगे? आप डोमेस्टिक से परफॉर्मेंस जज करोगे ना। अगर सरफराज की डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट क्यों दे रहे हो? और अगर डोमेस्टिक में उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है तो उसकी कैटेगरी डी कैसे बनती है? ठीक है, मतलब आप यार ठीक यंग है। लड़कों को, इमाम कितने टेस्ट मैच खेला है अभी, आप नसीम कितने टेस्ट मैच खेला है, अब्दुल्ला शफी कितने टेस्ट मैच खेला है, इवन नोमान वैसे सीनियर, डोमेस्टिक लेवल पर सीनियर है, लेकिन कितने टेस्ट मैच खेले हैं कि बिल्कुल। आप इनको सरफराज से ऊपर रख रहे हो, आप इनको शान मसूद से ऊपर रख रहे हो, आप इनको यासिर से ऊपर रख रहे हो? मेरे लिए तो मतलब बिल्कुल जस्टिफाइड ये मुझे तो नहीं लगता। बहरहाल आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। हसन और फवाद हाँ, आलम ठीक कैटेगरी में मुझे लगता है कि ठीक वो कैटेगरी ठीक है। हैं, और कैटेगरी ए जनरली मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। कैटेगरी ए में मुझे ठीक सारे जस्टिफाइड ही लगते हैं। अम, अब अच्छा। इसमें अच्छा, ये एक जो हम्म, बोलो। इसमें जो हसन अली है इसकी कैटेगरी डाउन हुई है। मतलब ये पहले कैटेगरी ए में था, लास्ट हम्म ईयर वाली जो आया था इनका कॉन्ट्रैक्ट, तो इसकी कैटेगरी यहाँ पे डाउन हुई है। और अजहर अली की इम्प्रूव हुई है, ये कैटेगरी बी में था पहले आई थिंक, और अब ये कैटेगरी ए में आ गई। हम्म तो चलें अब आगे उसको डिस्कस करते हैं, वाइट बॉल वाला जो इनका कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ, व्हाइट बॉल वाले का भी फॉर्मेट को डिस्कस करते इस हैं। पे इस पे आप मुझे बताएं कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कैटेगरीज पे, मतलब आप सेटिस्फाई हैं सारे से, या कुछ पॉइंट है इसमें? यार इसमें सबसे पहले कैटेगरी ए की अगर बात करें, बाबर, शादाब, रिजवान अफरीदी से तो कोई अक्लमंद आदमी इख्तलाफ नहीं करेगा, ज़ाहिर है टॉप परफॉर्मर। अब फ़खर जमान, इवन दो ओडीआई टीम ऑफ द ईयर में थे लास्ट ईयर, मुझे इनकी इंक्लूजन से भी इख्तलाफ नहीं है, लेकिन मुझे इमाम की एक्सक्लूजन से इख्तलाफ है कि इमाम कैसे कैटेगरी ए में नहीं है, जिस बंदे की 50 से ऊपर की एवरेज है, वर्ल्ड रैंकिंग में इस वक्त नंबर 2 ओडीआई का प्लेयर है, और आपने उसको कैटेगरी बी में डाल दिया है। फ़खर जमान जो टॉप 10 में नहीं है इस टाइम के ऊपर, वो कैटेगरी ए में है। मतलब कैसे आप इसको जस्टिफाई कर सकते हो यार कि कैसे है, बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही पॉइंट पकड़ा है। मेरा भी ये एक पॉइंट था इसमें कि भाई फ़खर की आप अगर 2022 में देखें एवरेज, तो मतलब इसका बहुत कम एवरेज है स्कोर्स की कंपेरेटिव टू ये कंपेरेटिव टू ईयर 21, जैसे 22 में 2022 में इसकी 27 की एवरेज है।
तो इसकी मैं यहाँ पे वाकई कोई मेक सेंस नहीं करता कि इसको अगर कैटेगरी ए में रखना। हाँ, इसको चाहिए था कि यहाँ पे कैटेगरी बी में रख दें फ़खर को, और इमाम को कैटेगरी ए में ले आते। हाँ, ये या अगर ये फ़खर को भी ये रखना था तो आप इमाम को फ़खर से के बाद प्रायोरिटी तो मैं नहीं रख सकते यार। इमाम की तो एक्सेप्शनल परफॉर्मेंसेज हैं, ओडीआई क्रिकेट में तो एक्सेप्शनल। बाबर के बाद इमाम ही है, तो फिर आप मुझे तो बिल्कुल सेंस इसकी समझ नहीं आई। हारिस रऊफ ठीक लगता है कैटेगरी बी में। और लास्ट मेरी जो पिछला, अगर पीछे वापस जाएं ये आपके रेड बॉल वाले में, इसमें अब हारिस रऊफ बहुत टाइम से स्क्वाड में टेस्ट मैच में शामिल है, लेकिन वो कहीं पे भी इधर कैटेगरी में शामिल नहीं आ रहा रेड बॉल की। ठीक है, मैच नहीं खेल रहा, मैच तो नसीम भी नहीं खेल रहा, लेकिन अगर आपने नसीम को रखा है, हारिस अभी भी टेस्ट स्क्वाड में है जो श्रीलंका के है, लेकिन हारिस का यहाँ पे नाम नहीं है, जस्ट टू पॉइंट इट आउट। बैक टू वाइट बॉल, अब आप बताएं आपके क्या तासुरात है। कैटेगरी बी तक तो हमने कवर कर लिया। इसमें जी बिल्कुल। अच्छा, कैटेगरी ए में जिस तरह मतलब शादाब की गेम मुझे पसंद है, मतलब इस पर मुझे कोई इस तरह डाउट नहीं है। लेकिन जिस तरह अगर हम जैसे वसीम भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम लोगों ने प्रायोरिटी दी है मतलब कैटेगरीज को वो कैटेगराइज करने के लिए, कि मतलब कि फिटनेस को भी हमने प्रायोरिटी दी है, तो शादाब तो पीछे अवेलेबल नहीं था 3-4 मंथ्स। तो इसको कैटेगरी बी में भी ये यूटिलाइज हो सकता था, मेरे जहाँ तक ख्याल है। मतलब कैटेगरी ए में अगर आपका बाबर होता, रिजवान होता, अफरीदी, तब भी मतलब ठीक था मेरे ख्याल में। शादाब मतलब कैटेगरी बी में भी यूटिलाइज हो सकता था। तो एक ये पॉइंट है। बाकी उसके अलावा जो है, बाकी आई थिंक जैसा देखें कैटेगरी डी में हैदर आ गया, परफॉर्म कर रहा है, दहानी है, सही है ये। अच्छा, ये हैदर अली और दहानी अभी आए हैं इसमें ना कैटेगरी में, मतलब ये पहले नहीं थे, ये लास्ट ईयर की कैटेगरी में नहीं थे। और वसीम जिस तरह आ गए उसमें, बाकी मुझे नहीं है कोई ऐसा इस पे अच्छा, दहानी लास्ट ईयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में था, लेकिन आई थिंक हैदर नहीं था। कन्वर्जन में होगा। वो क्योंकि कंबाइंड सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था ना, वो सेपरेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था नहीं अच्छा। जिस तरह अब है। लेकिन अच्छा, शादाब की हमने बात की, तो मैं शादाब वाली बात से डिसएग्री इस वजह से करता हूँ, इवन दो अब वो वसीम भाई का है ना, जहाँ उन्होंने कोई चीज़ मतलब फिक्स करनी हो वहाँ फिटनेस वाले बात आ जाती है, जहाँ अनफिट करनी हो वहाँ कहते हैं कि जी ये प्लेयर। अब शादाब मैच विनर है, शादाब कैप्टनसी मटेरियल है, शादाब की फील्डिंं जैसा पाकिस्तान में कोई फील्डर नहीं है उस जैसा, फील्डिंग ठीक है। अच्छी है। तो आप उस पे, बिल्कुल। ठीक है वो मैच में दो उसकी एक सीरीज मिस हुई है, लेकिन आप उसको इस तरह नहीं कर सकते। अभी स्टार प्लेयर है, बैटिंग भी कर रहा है, बॉलिंग भी कर रहा है, फील्डिंग भी कर रहा है, तो कैटेगरी ए में आपके मैच विनर्स होते हैं। और ये जितने भी सारे प्लेयर्स हैं इंक्लूडिंग फ़खर को भी, ये मैच विनर्स हैं, सही है। इसमें आपको सही है। प्योरली जिन्होंने पाकिस्तान को मैच जितवाए वो होने चाहिए, और उसमें इमाम बस होना चाहिए, मेरा ये कंटेंशन है। कैटेगरी सी में हसन की डिमोशन हुई लेकिन है। आप नहीं, मैं आपसे यहाँ पे एक बात पूछना चाहूंगा, मतलब आप कह रहे हैं कि फखर को भी होना चाहिए कैटेगरी ए में। मैं कह रहा हूँ फ़खर को भी रखें, मुझे इख्तलाफ नहीं है फ़खर रखने से, लेकिन मुझे ये इख्तलाफ है नहीं, कि मैं इमाम को एक्सक्लूड करके आप फ़खर को नहीं रख सकते। अगर इमाम बी में है तो फ़खर भी बी में अच्छा, होना चाहिए। मतलब कि आप कहते हैं कि अगर सही है, मैं समझ गया, लेकिन मेरे ख्याल में फखर की कैटेगरी ए में जगह नहीं मिलती। खैर, ये बात हम ऑडियंस में भी छोड़ देते हैं, हमें कमेंट्स में भी हाँ, बताएं कि क्या करना चाहिए इसका। मतलब ऑडियंस भी देख रही तो होगी कि इसमें इख्तलाफ हमारे अंदर भी है। इतना इख्तलाफ हाँ, जायज़ है, लेकिन इस चीज़ पे कंसेंसस है कि इमाम कैटेगरी बी में नहीं है बनता, बिल्कुल कैटेगरी ए नहीं मटेरियल है बनता, वो। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। हसन की डिमोशन अच्छा जी। यहाँ पे भी हुई है, और वो ठीक हुई है, क्योंकि हम बहुत वो पहले एपिसोड से हम कह रहे हैं कि हसन अप डाउन चल रहा है, कोई कंसिस्टेंसी ऐसा ही नहीं है। है। डिमोशन ठीक है उसकी, उसके लिए भी एक वार्निंग साइन है। यहाँ पर मुझे अब वही वाली बात है, मैं कह रहा हूँ कि इमाद वसीम कहाँ है, ठीक है। मुझे वो नज़र नहीं आ रहा, ना वो टीम में उसको डाला है, नवाज जब से आए हैं वो उसको सेंट्रल कॉन्टैक्ट से भी निकाल दिया, तो वो एक मुझे मिसिंग एलिमेंट लग रहा है कि उसको क्यों नहीं इन्होंने डाला। फिर इसमें जो, हाँ, हाँ फिर मेरी जो इसमें कैटेगरी डी में है बात, कि अब दहानी कितने मैचेस खेला है आपने, ठीक है दहानी को लास्ट ईयर रखा था, पीएसएल परफॉर्मेंस के ऊपर रखा था। वाई नॉट नसीम शाह, ठीक है, जब आप टेस्ट में उसको डाल रहे हो तो वो पीएसएल में तो उसने इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है लास्ट में, तो आप उसको अपना वाइट बॉल में क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हो, और दहानी को किस वजह से प्रेफरेंस दे रहे हो नसीम के ऊपर, सही है। मेरे ख्याल में ये वजह हो सकती है, जिस तरह वो जैसे ये लोग सेपरेट करें ना वाइट और रेड बॉल की टीम, तो नसीम शाह को रेड बॉल के लिए ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो।
क्या ख्याल है आपका? लेकिन रीजन नहीं समझ आई ना कि वो लड़का पीएसएल में धानी से बेहतर परफॉर्मेंस दी लास्ट पीएसएल में उसने, ठीक है। आप उसको वाइट बॉल फॉर्मेट में कंसिडर नहीं कर रहे। जब आप कंसिडर करोगे तो पता लगेगा ना कि कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट के लिए बेहतर है। और मुझे यहाँ पे मैं आपके पास एक और क्वेश्चन फेंकना चाहता हूँ, और वो क्वेश्चन ये है कि अगर आपने टेस्ट और वाइट बॉल के सेपरेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स बना दिए, तो क्या आपको वाइट बॉल के भी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स डिफरेंटली बनाने चाहिए ओडीआई के और टी20s के? क्योंकि अ प्लेयर लाइक आसिफ अली, वो आपको वनडे 50 ओवर्स का मैच खेलता दिखाई देता है या टी20 का मैच खेलता दिखाई देता है? वो तो बिल्कुल, उसको तो मैं T20 में ज़्यादा उसकी प्रेफरेंस है। और ये आपने बिल्कुल सही बात, सही पॉइंट उठाया कि मतलब T20 का भी कॉन्ट्रैक्ट एक सेपरेट होना चाहिए ओडीआई से। तो लेट्स होप कि फ्यूचर में होता है या नहीं। दूसरा, मैं अभी देख रहा था कि नसीम शाह को जो इन लोगों ने रेड बॉल वाले स्क्वाड में रखा है और वाइट में नहीं रखा, उसकी ये भी है कि इसका जो इसने अभी तक ओडीआई खेला नहीं है, और टेस्ट में इसका एक्सेप्शनल रिकॉर्ड मेरा 11 मैचेस में इसकी 27 विकेट्स हैं, 26 विकेट्स हैं। तो हो सकता है इन लोगों ने शायद कहा हो कि यार ये टेस्ट में ही इसको हम लोग स्ट्रेंथन करें। तो फिर पीएसएल ये और है डोमेस्टिक वनडे बंद कर दें। तो फिर दानी। यार, उसमें तो प्लेयर को देखे ना। मैं वो तो बात अभी ठीक है, लेकिन बात ये कि इन लोगों ने मतलब जो गोल इनका यही है ना कि टीम्स को सेपरेट रखना है हमने। मतलब यार कि सेपरेट जो तो जो सेपरेट रखें बेशक। क्या नसीम हम्म, शाह को दुनिया टी20 में बुला रही है, कॉन्ट्रैक्ट्स दे रही है कि नहीं दे रही? इंग्लैंड में जाके वो बंदा खेल रहा है। धानी को कॉन्ट्रैक्ट मिल रहे हैं दुनिया में इस टाइम के ऊपर। मैं ये नहीं कह रहा धानी बुरा बॉलर है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप हम्म, प्रेफरेंस किस तरह कर रहे हो जब दुनिया एक बॉलर को बुला रही है कि भाई वो कैरेबियन प्रीमियर लीग में वो बंदा पहले जाके टी20 में खेला है, अब ये इंग्लैंड में जाके खेल रहा है, उसको आप वाइट बॉल के लिए कंसिडर नहीं कर रहे। अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे सबसे जो मेन बात मैं करना चाहता हूँ, शान मसूद को जी क्यों नहीं जी, कंसिडर किया वाइट बॉल में? सही है। अब वो उस बंदे की सही है, ये बात आपकी एग्रीबल है, ये ऑल बात टाइम एग्रीबल है। एवरेज आपको पता है टॉप 5 जो ऑल टाइम क्रिकेटर्स गुजरे हैं, जिनकी लिमिटेड ओवर्स में जो एवरेज है उसकी टॉप 5 में आती है। सही है, शान मसूद की। बिल्कुल वो बिल्कुल। क्यों नहीं उसको रखा? दुनिया उसको बुला रही है, इंग्लैंड में वो खेल रहा है, कप्तानी कर रहा है टी20 टीम की, और मुल्तान सुल्तान का वो टाइगर वो उसका कैप्टन रह चुका है एक सीजन में, उसको आपने कंसिडर नहीं किया। तो अजीब सी मुझे बात लग ये रही है पॉइंट भी बहुत। कि आपने प्लेयर्स तो बढ़ाए हैं, लेकिन प्लेयर्स क्या बढ़ाए हैं? अब जाहिद को आप कंसिस्टेंटली चांस दे नहीं रहे, ठीक है, उसको आपने फिर भी स्कीम ऑफ थिंग्स और में आप। रखा है। हम्म, आपको पता है बिल्कुल। कि शादाब भी है टीम में, लेग स्पिनर 2 नहीं खेलेंगे, उस्मान कादिर भी रखा हुआ आपने, और जाहिद को भी डाल दिया आपने। मतलब कोई मुझे उसकी समझ नहीं आई। बहरहाल क्या कह सकते हैं, काफ़ी मेरी तो इश्यूज हैं पर्सनली, मुझे तो काफ़ी गुस्सा चढ़ा था देख के। नहीं, ये तो मुझे आपसे बात करके भी अंदाजा हो रहा है आपको काफी इश्यूज है। आई होप कि ये वीडियो पहुंच जाए वसीम भाई तक। और इसमें आपने एक पॉइंट बड़ा अच्छा उठाया कि जाहिद को भी रखा हुआ है और 2 लेग स्पिनर्स इन्होंने कैटेगरी, यहाँ पे इमाद वसीम भी आ सकता था, और शान मसूद को भी ये लोग कंसीडर कर सकते थे वाइट बॉल वाले कॉन्ट्रैक्ट पर। लेकिन चले, ये तो उन पे छोड़ते हैं। तो बिल्कुल। अभी एक और भी इन्होंने कैटेगरी बनाई है, वो है इमर्जिंग की। इमर्जिंग प्लेयर्स। हाँ, तो अच्छा, इमर्जिंग में एक आपको सबसे मजे की चीज जो मैं आज पढ़ रहा था, तो इसमें मुझे नजर आया कि जो मोहम्मद हुरैरा है, ये शोहेब मलिक का भतीजा है, भांजा हाँ है सॉरी। हाँ हाँ, और पता है मुझे। इसकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है, इसकी गेम भी मैंने देखी है, मतलब बड़ी अच्छी। इसने अभी डबल सेंचुरी भी मारी थी, मतलब डोमेस्टिक में। हम्म। तो ये बड़ा एक सही प्लेयर है। ये अंडर और 19 का बाकी वर्ल्ड कप भी खेल के आया है, हसीबुल्ला भी अंडर 19 खेल के आया है वर्ल्ड कप। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसकी डोमेस्टिक में भी रही है, इसने 100 पे 100 मारी है आके। हम्म, तो ये अच्छा, अब इमर्जिंग में भी मज़ेदार बात है कि हसीबुल्ला तो चलो यंगस्टर है, हुरारा भी यंगस्टर है, कासिम अकरम काफ़ी अरसे से इन लाइन है, ऑलराउंड ऑफ स्पिन भी कराता है, बिल्कुल। कराची किंग्स से भी खेलता है। सलमान अली आगा भी अब टेस्ट स्कीम ऑफ थिंग्स में है, पता नहीं इसको इमर्जिंग में कहना चाहिए। अब ये बेचारा घिस गया है कामरान गुलाम परफॉर्मेंस कर करके, ठीक है, यार परफॉर्मेंस। वाकई से ये अगर मैं गलत नहीं, ये उस पे खेलता रहा है ना, लाहौर कलंदर की तरफ से, हाँ और हाँ के की तरफ से डोमेस्टिक में। और हाँ। इसकी बहुत अच्छी गेम है, मतलब ये इसकी बड़ी अच्छी वो होती है, मतलब बैटिंग। बाकी सही कह रहे कि कामरान गुलाम बेचारा पिस गया।
इसको आई होप चांस मिले। और अच्छा, इस इसके साथ साथ ये हाँ, बोले। इसने डोमेस्टिक में भी ना रिकॉर्ड ब्रेक किया था एक सीजन में मैक्सिमम रन्स बनाने का, फर्स्ट क्लास में, कामरान गुलाम ने। अच्छा, ये नाइस। पिछले से पिछले सीजन की मैं बात कर रहा हूँ। तो उसके बाद ही इसको स्क्वाड में ऐड किया था, लेकिन ऑब्वियसली जब से मतलब अजहर अली और वो खेल रहे हैं, फवाद आलम, तो इसकी जगह नहीं बन पा रही। मोहम्मद हारिस मेरी नज़र में ठीक सिलेक्शन है इमर्जिंग के। एक अगर आप कामरान गुलाम के साथ एक और बंदा देखें, वो जो फवाद आलम कैटेगरी में जिनको मैं डालूंगा, जो बेचारे घिसते जाएंगे डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस दे दे के और उनको सेलेक्ट नहीं किया जाएगा, वो उस्मान सलाहुद्दीन है। उस्मान सलाहुद्दीन का अच्छा, मतलब फवाद आलम लेवल की परफॉर्मेंस है उस बंदे की ऑलमोस्ट, मतलब एवरेज तो फवाद आलम से कम है, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट प्रोलिफिक रन स्कोरर्स इन पाकिस्तान डोमेस्टिक हिस्ट्री वो उस्मान सलाहुद्दीन है। अच्छा, नाइस यार, वेरी और नाइस। अच्छा। अच्छा, उसको भी इस नहीं चीज में एक कंसिडर और किया। क्लियर करें, ये जो एमर्जिंग एमर्जिंग कैटेगरी है हमारी, यहाँ से प्लेयर मतलब ओडीआई के लिए भी कंसीडर होंगे, टेस्ट के लिए भी होंगे कंसीडर? यार अब वही बात है कि ये तो मोहम्मद सिंह के मूड पे डिपेंड करता है कि क्या किसको कहाँ डालना है। अब कामरान गुलाम तो ऑब्वियसली टेस्ट में वो स्क्वाड में टेस्ट आता है, तो वो में, टेस्ट में ज्यादा मेरा ख्याल है कंसिडर होगा, लेकिन सलमान अली आगा भी टेस्ट में कंसिडर टेस्ट होगा। में हो सकता है। बाकी लड़के टी ट्वेंटीज हसीबुल्ला, और वनडे में। जैसे हसीबुल्ला, हुरैरा, मोहम्मद हुरैरा और कासिम अकरम और हारिस, ये ओडीआई के मेरे ख्याल में। नहीं, लेकिन अच्छा, हुरैरा को कासिम भी अकरम वैसे टेस्ट रिटर्न। में डाल सकते हैं। हुरैरा थोड़ा स्लो खेलता है, वो थोड़ा टेस्ट वाली गेम उसकी ज्यादा लगती है मुझे अभी, बट स्टिल देखते हैं। सही। अच्छा, कासिम अकरम अंडर 19 का भी इसने इसने टीम को लीड किया था हाँ 2019 में। हाँ, नहीं ये अभी तो लेट्स सी कि इसको। पिछले वर्ल्ड कप में भी यही कैप्टन था आई गेस, अंडर 19 में। अच्छा, ठीक है। तो खैर, लेकिन मेरे ख्याल में ओवरऑल अगर देखा जाए कि ये जो रमीज राजा इतनी एफर्ट कर रहे हैं, मतलब रेड बॉल और वाइट बॉल, वो देख रहे हैं कि इंडिया भी अपनी टीम्स बना रहा है, मल्टीपल, इंग्लैंड भी बना रहा है। तो जिस तरह वो क्रिकेट देख रहे हैं, नेक्स्ट ईयर भी काफी बिजी शेड्यूल है, टेस्ट भी चलेंगे, ओडीआईज भी चलेंगे, एशिया कप भी आ रहा है। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव स्टेप है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। और आई होप कि इसके कोई अच्छा अच्छा आउटकम निकले। अच्छा आउटकम तो तो निकले, लेकिन आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब, इंटेंशन से रमीज राजा की कोई इख्तलाफ नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये भी चीज़ जी जी सबको नज़र आ रही है कि आगे एक ही टाइम पे आपके दो पैरेलल टीमें को खिलाना पड़ेगा। जिस रफ्तार से क्रिकेट मूव कर रही है, टेस्ट की टीम अलग, ओडीआईस की और टी20 की भी शायद अलग करनी पड़ेगी, कैप्टनसी भी शायद अलग करनी पड़ेगी। लेकिन अच्छा। आपने एक लास्ट जो मेरा पॉइंट है वो यहाँ पर ये है कि हम्म, फ़हीम अशरफ को आपने सेलेक्ट किया है श्रीलंका के स्क्वाड में, ठीक है, और वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली टेस्ट मैच के स्क्वाड में है और उसकी परफॉर्मेंस भी ठीक है, है। आपने उसको बाहर कर दिया। ये बात भी आपने बिल्कुल सही की है कि फहीम अशरफ को इन लोगों ने अभी श्रीलंका वाले स्क्वाड में भी डाला हुआ है। ठीक है, और हम लोगों ने पिछली पॉडकास्ट में भी इस बारे में डिस्कस किए कि ये हमारी प्लेइंग 11 में होना चाहिए। तो इसकी तो पोजीशन बनती थी कि इसको या कैटेगरी सी में रखते हैं या डी में रखते हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से मैं बोलूंगा जलाल के, एक बहुत मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, लेकिन परफॉर्मेंस मतलब नॉर्मल परफॉर्मेंस इसकी रही है पिछली आपके मतलब जो स्टैट्स है जो बता रहे हैं कि मुझे जो लास्ट जो इसने 2022 में या 21 में जो इसके अगर हम एग्रीगेट करें, तो मतलब परफॉर्मेंस इसकी नॉर्मल है, लेकिन इतनी बुरी नहीं थी कि इसको इन लोगों ने कैटेगरी से ही निकाल दिया यार बिल्कुल जब भी। वो आपके स्क्वाड में आ सकता है और आपकी प्लेइंग 11 में बन रहा है, वो सेंट्रल ये कॉन्ट्रैक्ट से कैसे बाहर हो सकता है, स्पेशली रेड बॉल का। जब आपने, ठीक है, फ़हीम अशरफ की मान लेते लिमिटेड ओवर्स में कोई मैच विनिंग परफॉर्मेंस नहीं है, टेस्ट मैच में उसकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं, उसकी भी हैं, इवन शादाब की भी एक दो इनिंग्स हैं, इमाम की भी एक दो इनिंग्स, आयरलैंड में इन्होंने मैच बचाया था पूरा, मतलब बाकी भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी अच्छा खेला है ये। फ़हीम अशरफ नीचे से 50 मारी इसने 2 बार, लेकिन यार पॉइंट तो ये है कि यार ठीक है टीम में डाल दिया आपने और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं डाल रहे, तो उसकी तो कोई लॉजिक नहीं नजर आ रही। हाँ, नहीं ये बात है कि इसको जैसे स्क्वाड में है श्रीलंका वाले और टीम में, तो ये इसको किसी कैटेगरी में रखना चाहिए था। बाकी लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये मैं नहीं इसको इतना कंसीडर करता फिर रखो ही इसकी ना अच्छी ना, फिर परफॉर्मेंस के रखो ही लिए। ना स्क्वाड में। एनीवेज, रखो ही ना ना, ये तो बस ही। अच्छा, एक और बात आपने यहाँ पे जो की है ना कि वो रमीज राजा मतलब बड़े मतलब माशाल्लाह बड़े काबिल अच्छे डिसीजंस ले रहे हैं, हमें बड़ा फ्यूचर बड़ा अच्छा नजर आ रहा है पीसीबी का उनकी लीडरशिप में। अच्छा, उनके उनके बड़े फेवरेट है मोहम्मद वसीम।
मतलब उन्होंने उसको उनको जब उन पे क्रिटिसिज्म हुआ है ना मीडिया की तरफ से वसीम भाई पे, तो मोहम्मद के उसके ऊपर फिर रमीज राजा ने बड़ा उनको ना बैक किया, काफी बकअप किया इस चीज। तो हो सकता है कि ये कैटेगरीज चले, आगे चलते हैं इस वाली नहीं, कैटेगरी मोहम्मद पे वसीम की देखेंगे। किस्मत अच्छी है, सारे रिजाइन कर गए या छोड़ गए, ये बच गए हैं माशाल्लाह। अच्छे शो करता है, टेम्परामेंट अच्छा है बॉय का। मोहम्मद हसनैन बेचारा अनलकी रहा है, उसके एक्शन का इशू आ गया और वो हाँ इस वजह से अब बेचारे को दोबारा से स्ट्रगल करनी पड़ेगी, लेकिन होपफुली इंशाल्लाह वो आ जाएगा अगले साल। इमरान बट जो है वो बॉय मतलब स्लिप में कैचेस तो एक बड़े ज़बरदस्त पकड़ते रहे, लेकिन सिर्फ कैचेस ही पकड़ते रहे, बैटिंग ना कर पाए जिस लिए उनको सेलेक्ट किया था। तो ये ठीक है, चलो इसकी सेंस समझ आती है कि ये बाहर हो गए। एनीवेज उमैर साहब, मैं तो बड़ा, इससे मुझे इख्तलाफ नहीं है कि आपको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स तो देने थे और शायद T20 के लिए भी आगे देने चाहिए, लेकिन यार जो प्लेयर्स की कैटेगरी असाइन की है और जो प्लेयर मिस आउट कर गए हैं ना, वो पसंद नहीं आया मुझे। देखिए, अगर हम लोग समराइज करें, अगर हम हमारी जो डिस्कशन है जिस पे हम लोगों ने बात की, इसको अगर हम समराइज करें जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की, इसमें जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब हाँ ये जो मतलब जो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना है पीसीबी के साथ, एक तो हमारा बना है ना वो क्या कहते हैं इमामुल हक का, और ये जो वाइट बॉल में उसको कैटेगरी ए में क्यों नहीं रखा। सेकंड हमारा बना है इमाद वसीम, है ना, कि उसकी बिल्कुल प्रेजेंस बिल्कुल। होनी चाहिए। थर्ड हमारा बना है फ़हीम अशरफ, भाई टीम में है तो रेड बॉल कैटेगरी में उसमें होना क्यों नहीं, चाहिए सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। रेड बॉल में होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप और ऐड ऑन करें इसमें, यार तो नसीम बात शाह पे लंबी मेरा चलेगी। है कॉन्फ्लिक्ट कि उसको पूरी दुनिया जब वाइट बॉल के लिए बुला रही है और शान मसूद को जब पूरी दुनिया वाइट बॉल के लिए बुला रही है, तो आप क्यों नहीं उनको वाइट बॉल में कंसिडर कर रहे, और टेस्ट मैच का क्यों टैग लगा दिया, सिर्फ आपने उनको ट्राई तो करके देखें। और दूसरा भी इशू एक दो थे, वो मैं खुद भूल गया हूँ। एनीवेज वो मैं कहता हूँ चले फिर। मूव ऑन ही करें, मेरा आपको बहुत मूड ज्यादा मेरा इश्यूज हो मूड कोई, जाते हैं ना वसीम भाई से। मेरा मूड खराब कर दिया वैसे देख के, कोई खैर देखी जाएगी। ये आ, आपको वैसे भी थोड़े बहुत मैं नोटिस कर रहा हूँ, जैसा ऑडियंस भी नोटिस कर रही होगी पिछली पॉडकास्ट पर, वसीम भाई से थोड़े हमारे मतलब नॉर्थ और वेस्ट चल रहा है, नॉर्थ और साउथ चल रहा है। यार बस नहीं पसंद किया यार वो अलग, जहाँ कोई थीरी देनी होती है वहाँ फिटनेस का इशू आ जाता है, जहाँ कोई मसला होता है वहाँ कोई और, जिधर फिट करना हो वहाँ कोई और लॉजिक आ जाती है। यार कंसिस्टेंट रखो ना फिर एक एक चीज हम चीज। भूल गए, यासिर शाह यार, यासिर शाह मतलब आइकन है पाकिस्तान यार का, और वो कैटेगरी डी नहीं डिजर्व। चल छोड़ें, अगले अगले उस पे चलते हैं, हमारे सेगमेंट जो है, बिल्कुल। उसको डिस्कस करते हैं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया का बताओ यार, ऑस्ट्रेलिया ने भी मांझ मूंझ दिया है श्रीलंका को, टोटल मांझ दिया है। यार हैं? बताओ बिल्कुल, फिर। ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा, जी जी मैं आपको बताता हूँ, ऑस्ट्रेलिया ने बड़ा अच्छा कम बैक किया है। मतलब कि जिस तरह श्रीलंका ने इनको सीरीज हराई है ओडीआई की, तो उसके बाद जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में स्टीव स्मिथ आए, काफी टीम को बूस्ट मिला, लेकिन जो मेन रोल ओवरऑल अगर हम फर्स्ट मैच की बात करें तो उसमें क्या कहते हैं स्पिनर्स का बहुत मेजर रोल रहा है ओवरऑल, फर्स्ट इनिंग से लेके सेकंड इनिंग में सारी इन दोनों इनिंग्स में। और इनका जो एक नया स्पिनर आया है स्वैम्सन, उसका तो मैं मुझे वो बिल्कुल ब्रेड हॉक जैसा लगा है। मतलब उसकी बॉल अच्छी, काफी अच्छी स्पिन हो रही थी, है वो लेग स्पिनर, और काफी अच्छी स्पिन हो रही थी। ऑल्दो हम ये पिच का भी काफी रोल था, लेकिन फिर भी मतलब काफी अच्छी उसकी लाइन बहुत सही थी। मतलब कि उसने सेकंड इनिंग्स में जिसका बॉलिंग कराई और फर्स्ट इनिंग में बड़ी अच्छी थी। फिर उसके साथ साथ जो नेथन लियोन है उसने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैच जो सरप्राइजिंग पैकेज था वो स्पिनर्स था, ऑस्ट्रेलिया ने जो वाइल्ड ट्रेविस कार्ड हेड, अपना फेंका वो स्पिनर्स का था। सरप्राइजिंग पैकेज था हाँ ट्रेविस सर, हेड। बिल्कुल वो भी था, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसने जिस तरह 27 मैचेस खेले हैं अभी तक, और उसमें इसी मैच में उसने 4 विकेटें ले ली और 2 ओवरों में 2.5 ओवर, तो वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मतलब 10 रन के अंदर उनके काफी प्लेयर्स आउट हो गए थे सेकेंड इनिंग। खैर आप मुझे बताइए कि आपके क्या तासुरात हैं ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के मैच के। यार मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ना, जिस तरह पाकिस्तान में आगे पाकिस्तान को हराया है, रिवर्स स्विंग हमारे बॉलरों से बेहतर रिवर्स स्विंग कर गए इनके फास्ट बॉलर्स, ठीक है। बैटिंग हमारे बैट्समैनों से बेहतर कर गए, हमारे बैट्समैन उसी सेम पिच पे, डेड पिच थी जो मर्जी थी, उसमें टेस्ट मैच का भी टेस्ट मैच बना गए, स्टॉप स्टॉप टुक टुक हम्म, टुक, और इधर आके वार्नर और उस्मान ख्वाजा तेज खेलते रह गए। अब उधर श्रीलंका में स्पिनिंग ट्रैक पे श्रीलंका की स्ट्रेंथ स्पिनर्स हमेशा से रही है और उनको उनकी स्ट्रेंथ पे हरा गए, सही है।
तो ये मुझे वाइब आ रही है वो वाली ऑस्ट्रेलिया टीम की जो रिकी पॉन्टिंग स्टीवा के अंडर डेवलप हुई, जो ऑलमोस्ट इनविंसिबल बन गए थे, जहाँ भी जाते थे वहाँ हराते थे। अब जो ये लग रहा है कि सबसे बड़ा स्ट्रगल ऑस्ट्रेलिया यही कर रहा था कि सब कॉन्टिनेंट में कंडीशंस में ये लोग नहीं अच्छा खेल रहे थे स्पिनर्स के अगेंस्ट, लेकिन अब इन 2 सीरीज से तो ये नज़र आ रहा है कि भाई इनकी टीम लेकिन डेवलप हो रही है। जलाल, स्पिनर्स को तो इन्होंने इतना अच्छा उस तरह नहीं खेला यार। आप अगर फर्स्ट इनिंग में देखें तो इवन उस्मान ख्वाजा भी, मतलब शुरू में उसने सही खेला, लेकिन बीच में मुझे कुछ ऐसे पॉइंट्स नजर आए कि वो काफी स्ट्रगल कर रहा था स्पिन को खेलते हुए। तो यार मेरे ख्याल में, जी बोले। मे पॉइंट बीइंग ये कि जो जिस तरह की विकेट थी, अगर इतना इतना टर्न हो रहा है, सही है, तो उसमें मिस मिस तो होंगे। फिर क्या लगी है। मैटर ये करता है कि आपने ये 321 वाली पिच नहीं थी, ठीक है, ये पिच 250 की थी, ठीक है 250 रन की पिच थी, ठीक है। जिसमें ग्रीन जो कि माशाल्लाह 6.5 फुट का शायद उससे भी ऊंचा लड़का है, और ये नया खिलाड़ी है, मतलब नया नया इंडक्टी आया है, ये एशेज में इसको डाला था और उसके बाद से अभी ये खेल रहा है। वो उसके लिए ये फॉरेन कंडीशंस हैं, इतनी मुश्किल स्टेज के ऊपर वो इतनी तेज बारी कर गया, क्रूशल नॉक खेला जिससे उसको प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करते पहले 5-10 साल पहले कि ये ऑस्ट्रेलिया के कोई नया लड़का आके स्पिनिंग ट्रैक्स के ऊपर जो है इस तरह परफॉर्मेंस दे देगा। उस्मान ख्वाजा की आपने बात की, जब लास्ट टाइम उस्मान ख्वाजा आए थे ना, तो इनका एक बॉलर थे परेरा, वो कुछ अरसे के लिए इनके स्पिन ऑफ स्पिन कराते थे। तो उन्होंने आते ही ना उस पूरी सीरीज में उस्मान ख्वाजा को मतलब समझ ही नहीं आ रही थी, कभी ऑफ स्टंप उड़ रही थी स्पिन होके, और कभी स्ट्रेटर वन से ये एलबी हो रहे थे, ये बोल्ड हो कहाँ पे रहे थे। हुई थी सीरीज ये श्रीलंका में जिसका ही आप हुई जिक्र थी, कर ये रहे हैं। 2011 की आई थिंक अच्छा बात है। तो उस टाइम के ऊपर ठीक है। उस्मान ख्वाजा से बिल्कुल नहीं खेली जा रही थी, लेकिन अब आप इम्प्रूवमेंट चेक करें कि वो डिफेंस में विकेट नहीं दे रहे, वो कह रहे हैं मेरे स्पिन तो होगी, मेरे आउटसाइड ऑफ स्टंप चली जाए, लेकिन मैं स्ट्रेटर वन से आउट नहीं होऊंगा। ठीक है, तो आप दोनों को तो केटर नहीं कर सकते। एक अंदर आने वाली बॉल जो जो हफीज वाली बॉल है, उसको ही अगर आप रोक लो, बाहर जाने वाली तो आपका एज है, लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो पॉइंट बीइंग दो 250 की पिच थी, 321 रन कर गए फॉरेन कंडीशंस में। और श्रीलंका को देखो दोनों इनिंग्स में उनके साथ क्या किया है, पार्ट टाइम पिच के इमेजिन ये लगा लो कि हेड जैसा बॉलर 4 विकेट अगर ले रहा है, तो आप 4 इमेजिन कर विकेट लो। ले रहा है, बिल्कुल। कितना मूव हो रही है बॉल, बिल्कुल। अच्छा, इसमें ये भी एक एड ऑन था कि जो सेकंड इनिंग है उसमें जो एंजेलो मैथ्यूज है उनको कोविड हो गया था हाँ, उससे एक रात पहले। तो जिस वजह से उनकी रिप्लेसमेंट की थी, आई फर्नांडो थिंक उन्होंने, फर्न फर्नांडो ने। हम्म तो ये भी एक, तो उनको उनको थोड़ा सेटबैक मिल गया था। और इसमें अच्छा, ये वाले मैच में एक और रिकॉर्ड भी बनाए कि अब देखिए श्रीलंका ने टोटल 113 रन मारे, उसमें से पहले ओवर में 17 रन पड़ गया था। ये भी एक टेस्ट रिकॉर्ड बन गया है कि पहले ओवर में 70, लास्ट 10 ईयर्स में अगर देखें ना, तो ये भी रिकॉर्ड है कि पहले ओवर में 17 रन मारा। हम्म और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी, जैसा 2011 के बाद इस ये वाले स्टेडियम में मैच हुआ है, तो बैटिंग बैटिंग सेकंड वाला जीता है। मतलब ये भी एक ऑस्ट्रेलिया ने माइलस्टोन अचीव किया है पहले टेस्ट। खैर अभी और भी बढ़िया, अभी तो अगला टेस्ट होना है, देखते हैं, हो सकता है श्रीलंका दोबारा कमबैक मार ले जिस तरह उन्होंने और उसमें मारा था ओडीआईज में। तो हाँ, देखते हैं। कंसिस्टेंसी अभी मिसिंग है लेकिन यार इस श्रीलंकन टीम से ना, जो मुझे गिला है इनसे। टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन चंदीमाल कब से खेल रहा है, पता नहीं कब वो परफॉर्म करेगा। अजीब अजीब मतलब इनके प्लेयर्स आते हैं, इतने अच्छे लगते हैं प्रॉमिसिंग, लेकिन कभी भी कंसिस्टेंसी जो जयवर्धने और कुमार अच्छा, संगकारा से थी वो जी नहीं आ रही। जी जी। अच्छा, अब इस सीरीज से ना पाकिस्तान को सीखने के लिए है चीजें। मतलब आप देख रहे हैं स्पिनर्स का कितना मेजर रोल बना हुआ है इधर। तो पाकिस्तान को जो अपनी प्लेइंग 11 इनकी बने, उसमें इनको चाहिए कि यार ये वाली, मतलब लाजमी इन फैक्टर्स को कंसीडर करें। तो ये एक अच्छा पॉइंट हो जाएगा। ये भी अब देखने की हमारी बात रैंकिंग है थोड़ी कि इंप्रूव हो जाएगी यार। श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया का सोच के स्पिनिंग ट्रैक बनाया ना, कि जी ये आउटसाइडर्स हैं, ये स्पिनिंग ट्रैक पे नहीं खेलते, तो शायद हम इनको स्पिनिंग ट्रैक पे हरा देंगे। अब पाकिस्तान के खिलाफ क्या वो स्पिन वाला रिस्क लेते हैं कि नहीं लेते, वो भी देखने वाली बात है। इवन दो माने या ना माने, पाकिस्तानी आजकल कोई स्पिनर्स को इतना खास अच्छा खेल नहीं रहे। मुझे रंगना हैरात याद आता है कि पूरी टीम को ही ले गया था एक दफ़ा दुबई में मेरे ख्याल में मैच था। एनीवेज, हाँ, स्क्वाड और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की बात हो रही थी। इंडिया ने भी स्क्वाड अनाउंस किया है इंग्लैंड के अगेंस्ट अपना लिमिटेड फॉर्मेट बिल्कुल का।
और उसमें आप इंट्रो में बड़ा कोई कह रहे थे कि कोई ऐसा प्लेयर आया है जिससे जान पड़ गई है, वो शिलिंग कर रहे थे या बिल्कुल वाकई कोई उसका प्लेयर भी आया है? नहीं नहीं, उसका हम जिक्र करेंगे बिल्कुल। हम ऑडियंस को बताएंगे कि ऐसी कौन सी दीवार आ गई है, जिस तरह वो होते हैं ना कि हाँ ना भाई, इंडिया को बहुत, जो मुझे भी पर्सनली बहुत पसंद है इंडिया का player। मतलब ना, मुझे दिल से खुशी हुई है उसके स्क्वाड पे आने की। एक कमबैक मारे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंडिया को ना वो एक बड़ा मतलब वो परफॉर्म करेगा और वो लेके जाएगा इंडिया को आगे। चलें चले पहले हम टी उन पे ट्वेंटी के आते हैं, स्क्वाड को टी डिस्कस ट्वेंटी में करते जरा हैं। आए। ये भी दीवार है, बहुत बड़ी दीवार वापसी हुई है इनकी। रोहित शर्मा एज अ कैप्टन बेचारे कोविड का शिकार हो गए, टेस्ट मैच नहीं खेल सके, जी तो वापस एज अ कैप्टन आ गए पहले टी20 मैच के लिए। जी तो जी। पहले टी20 का स्क्वाड अलग है, दूसरे टी20 का स्क्वाड अलग है, क्योंकि अभी दूसरी टीम के कुछ प्लेयर्स जी। टेस्ट मैच खेल रहे हैं इंग्लैंड के खिलाफ। तो बताएं जी, क्या आपका इसमें तासुरात हैं? सर जी पहला तो मेरा पॉइंट ये है ना कि अगर रोहित शर्मा के साथ आ गया ना ये दीपक हुडा, जिस तरह इसने आयरलैंड के साथ खेला है, मैं कहता हूँ कि ना ये दोनों का कॉम्बो बहुत अच्छा बन जाएगा। अगर ये दोनों खेलते हैं पहले टी, अगर ये इसके साथ ओपन कराते हैं, तो क्या कहते हैं आप पहले पहले इस बारे में कि यार नहीं, हुडा की इसकी इनिंग्स के बारे में क्या परफॉर्मेंस तो कहते दोनों आयरलैंड के खिलाफ भी अच्छी रही है। इवन टेस्ट जो अभी इनका टेस्ट मैच कह रहा हूँ, जो इनका प्रैक्टिस मैच हुआ है उसमें भी हुडा ने 50 मारी है। बट मुझे लगता है कि हैं? शायद इस बेचारे की जगह फिर भी ना बन सके। मुझे लगता है ये ईशान किशन से ही ओपनिंग पे जाएंगे। अगर तो रोहित शर्मा हम्म, के साथ लेफ्ट और राइट का रखते हैं, क्योंकि वर्ल्ड कप में भी ईशान किशन को ही डाला हम्म, था, और आयरलैंड के खिलाफ भी ईशान किशन ओपनिंग कर रहा था। ऋतुराज भी इनके लिए एक ऑप्शन है, लेकिन ऑब्वियसली जिस आपने कहा हुडा बहुत हॉट फॉर्म में है इस टाइम के ऊपर, तो बनता तो है हम्म, चांस। देखते हैं बनता है क्या बिल्कुल। करते हैं। अच्छा, इसमें एक और प्लेयर जो आप बड़ा उसका उसका भी हमने लास्ट पॉडकास्ट में जिक्र किया था, राहुल राहुल त्रिपाठी, त्रिपाठी जो ये आए त्रिपाठी। हैं आईपीएल की ये परफॉर्मेंस। इसके बारे में जरा आप बताएं ना, राहुल त्रिपाठी के बारे में क्या नहीं यार, ये बड़ा मुझे भी डिजर्विंग पता प्लेयर चला। है, बड़ी इसने अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं लास्ट कुछ सीजन्स में आईपीएल के लिए, तो डिजर्विंग कैंडिडेट है, बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन है। होपफुली इसको चांस मिल जाए प्लेइंग 11 में, पता नहीं चांस देते हैं कि नहीं, क्योंकि इंडिया तो ऑब्वियसली उस स्टेज पे पहुंच चुका है कि अब उनकी ओवरऑल अलग टीम आप कह सकते हो कि लिमिटेड की पहले से बनी पड़ी है। हम्म, अब उसको पॉलिश करने वाली बात है, और वो इधर कोशिश कर रहे हैं। तो राहुल त्रिपाठी इज़ अ गुड ऑप्शन। जो नए इसमें प्लेयर्स अगर देखो तो अर्शदीप सिंह को चांस दिया, लेफ्ट आर्म बॉलर है, हम्म, वैरायटी देता है, पेस तो उतनी बहुत नहीं है। अच्छा बॉलर है ये। हाँ पेस उतनी नहीं है, लेकिन स्विंग एंड सीम और लाइनर लेंथ अच्छी है, तो टी20 के लिए उसके लिए भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस पंजाब के लिए देते रहे हैं आई थिंक। तो बिल्कुल। ये आई थिंक ये जो रणजी ट्रॉफी हुई है, आप आई थिंक 4 मंथ्स पहले हुई है इंडिया में, तो उसमें इसने 5 विकेट्स भी लिए हैं एक मैच में। और वो जो 5 विकेट्स जो लिए हैं वो बहुत ही लेवल की है। वो आप जब देखेंगे ना, आपको हाँ, मैं इंग्लैंड उसका और न्यूजीलैंड का हाइलाइट्स, जो बोल्ट का ओवर है ना, जो बोल्ट का ओवर आपको याद आ जाए। हाँ बस बोल्ट जैसे बन जाए। अच्छा ये वैसे मुझे याद ये नहीं है कि ये पंजाब के लिए खेलते हैं या आरसीबी के, आई थिंक आरसीबी के लिए खेलते हैं, बट एनी हाउ चेक कर नहीं नहीं, लेंगे। ये उसके लिए खेलते हैं, पंजाब के लिए। आप सही कह रहे हैं। अच्छा 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 पंजाब अच्छा। के तो पंजाबी बॉय है भाई, सिंह है सिंह। सिंह इज किंग। तो रवि बिश्नोई, सिंह बड़ी डिमांड थी इनकी इंडियन ऑडियंस की तरफ से भी, और हम्म, बहुत ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस डोमेस्टिक में इनके सीज़न में भी गई है, आईपीएल में भी अच्छी प्रॉमिसिंग परफॉर्मेंस इनकी रही है। और लोग इनको ये कहते हैं कि अगर युजवेंद्र चाहल ना होते तो फिर बिश्नोई टीम में रेगुलरली खेल रहे होते। ये अच्छी चॉइस है। अच्छा इसमें एक चीज़ जो है वो ये था कि लास्ट आईपीएल कुलदीप यादव ने भी थोड़ा कमबैक मारा है। उस बेचारे को वैसे चांस नहीं मिल रहा दोबारा, वो भी बड़ा अच्छा, वो जो यार लेफ्ट उस आर्म इनका बेचारे था। को कहाँ पे फिट इन करें। हाँ देखे ना लेकिन आप, वही वाली बात मतलब है कि ये इतने ज़्यादा प्लेयर्स इन्होंने अगर सेलेक्ट कर लिए हैं तो एक आध स्क्वाड में शायद उसको चांस दोबारा, क्योंकि यार वो कुलचा कुलचा वाला इनका जो सीन था ना कि कुलदीप और चाहल की जो जोड़ी थी, वो मुझे बड़ी खतरनाक लगती थी। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेग स्पिनर है, चाइनामैन कह लें, और एक राइट आर्म लेग स्पिनर है, तो वो बड़ा मसला करते थे। जी। एनीवेज गुड फॉर अदर टीम के वो नहीं अच्छा हो सका। अच्छा, इस पे एक और प्लेयर है। खैर हम काफी टाइम लगा रहे हैं इसमें, लेकिन एक आखिरी बात मैं आपसे बात जो डिस्कस करते हैं, उमरान मलिक का। मतलब कि यार मुझे तो बड़ा अच्छा बॉलर लगा है ये। हाँ मतलब अच्छा मैंने बॉलर इसका है, आयरलैंड वाला लेकिन मैच देखा है। हाँ, शाहीन आफरीदी वाली बात है। नहीं वो नहीं, वो तो नहीं शाहिद। देखिए वो तो लोग इसको शोएब अख्तर से भी मिला रहे थे, सही है कि भाई एक आ रहा है।
हम चाहते हैं कि उसके लेवल तक कोई आए बंदा, लेकिन अभी एक लॉन्ग वे टू गो है उस तक पहुंचने के लिए। नहीं, मैं तो मजाकिया कह रहा हूँ कि जो बात जो शाहिन अच्छा अफरीदी ने की नहीं थी, लेकिन बात वो ठीक थी जिसने भी शाहिन अच्छा अफरीदी से किया। लाइन और लेंथ ये आयरलैंड वाले मैच में भी शो किया है कि जी लाइन और लेंथ मैटर करती है, सिर्फ पेस मैटर नहीं करती। तो अभी इनको जैसे आपने कहा लॉन्ग वे टू गो, इनको लाइन लेंथ पे अपने काम करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरह नहीं हो सकता। नो बॉल्स भी इन्होंने काफ़ी कराई हैं आयरलैंड वाले मैच में, तो T20 में नो बॉल मतलब थोड़ा टाइम इनको बात है। लगेगा मुझे लगता है अभी। दूसरा मतलब ओवरऑल अच्छी दिनेश कार्तिक साहब भी हैं। हाँ इनका बिल्कुल, बल्कि मुझे याद आया दिनेश कार्तिक का आपने नाम लिया, तो इन्होंने अभी रिसेंटली बड़ी तारीफ की है बाबर आजम की। हाँ हाँ हाँ, मतलब इन्होंने इनका आई इंटरव्यू थिंक ICC ESPN वालों पे ने लिया था। हाँ, तो उस पे इन्होंने बड़ी उसकी तारीफ की है, बड़ी खुशी हुई है हमें, और मतलब बड़ा अच्छा नहीं लगा नहीं, हमें सुन क्लासी के। बैट्समैन तो ये खुद भी हैं। क्लासी वर्ड। हाँ वेंकटेश बिल्कुल। अय्यर वापस इनकी सिलेक्शन हुई, जस्ट टू हाईलाइट संजू सैमसन हैं। जो इसमें डिफरेंट आपको जो नज़र आ रहे हैं वो यही है कि ऋतुराज गायकवाड़, बिश्नोई, राहुल त्रिपाठी, अर्शदीप और वेंकटेश अय्यर आपको इधर नज़र आएंगे। और शायद ये प्लेयर्स आपको अगले स्क्वाड में नज़र नहीं आएंगे, जो कि सेकंड T20 स्क्वाड है। उसमें आपके दीवार खिलाड़ी वापस आ रहे हैं, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, नहीं पंत। नहीं, मैं वो दीवार, जो दीवार खिलाड़ी थे, मैं वैसे ODI स्क्वाड में हाँ बोल रहा मुझे था। पता है, वो आपके बहुत भारी दीवार है ना, वो तो बड़ी दीवार है। बहुत बहुत भारी हो तो नेक्स्ट लेवल। अच्छा चले इस पे, अच्छा इसमें आप बता रहे हैं कि विराट कोहली हमारे स्क्वाड में आए, हाँ, विराट और कोहली आए हैं, क्या पंत कहते आए हैं, हैं, अम, ठीक है। जडेजा, एंड आई थिंक एक और भी आए हैं। हाँ, अय्यर शायद आए हैं, हाँ श्रेयस अय्यर आए हैं वापस। तो वही 5 मेरा ख्याल है आए हैं, और 5 उधर से पहले वाले से चले गए हैं। तो यही मेरा ख्याल है इसमें और उसमें डिफरेंस है, तो इस पे ज़्यादा टाइम लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक पॉइंट जो इसमें मैं बोलूँगा, अभी से प्रेडिक्ट करें अगले वर्ल्ड कप में T20 टीम में विराट कोहली खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे? खेलेंगे भाई। चलो, ये अब आगे आप आगे की नहीं डिस्कशन नहीं, होगी। तो आप क्या इस इस नहीं, आप क्या समझ इस विराट इसका कोहली नहीं मुद्द खेलेंगे? इसका इसके एक और मतलब टॉपिक, एक और एपिसोड मतलब बनेगी आप इसकी। नहीं नहीं, अच्छा हाँ इसको हम लेकिन ये आपने पॉइंट बड़ा मुझे दिल पे लगा है कि विराट कोहली को, मतलब ये आप पॉइंट ऑफ आर्ग्यूमेंट कैसे बना सकते हैं कि विराट कोहली खेलेंगे या नहीं ये खेलेंगे? बनेगा पॉइंट ऑफ मानते हैं आर्गुमेंट। कि वो मानते मानते हैं अभी लास्ट परफॉर्मेंस ईयर जो IPL है, की हर परफॉर्मेंस किसी का देखी है आपने विंटर आता विराट कोहली की? है सर, हर किसी का विंटर आता है, इस बात पे कोई डाउट नहीं है। विंटर आता है, लेकिन लेकिन बात ये है विंटर के बाद कि समर भी आता है। वो समर अभी तक आया नहीं, जब आएगा तो आएगा ना, देखें। आएगा आएगा अच्छा, आएगा अभी सर, हमारी इसमें फुटबॉल तो जवान है। वो पूरी एक हम उस पर एपिसोड करेंगे। वैसे मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट याद आया कि रोहित शर्मा, अभी राहुल भी, उनका कोई ऑपरेशन था, आई थिंक सर्जरी थी कोई उनकी स्पोर्ट्स हर्निया की, वो आउट ऑफ द वो टीम। वापस आएंगे, और फिर विराट कोहली वापस आएंगे। अच्छा, अब ये 3 प्लेयर्स हैं तो बहुत ज़बरदस्त, नो डाउट। रोहित शर्मा, राहुल और विराट टॉप 3 में, ठीक है, T20s में। लेकिन जब आपके पास हुडा, संजू सैमसन, ठीक है, और वो बाकी तेज खेलने वाले प्लेयर्स गायकवाड वगैरह ये सारे जब मौजूद हों, तो आप शायद सोचोगे कि यार क्या यंगस्टर्स को चांस देना चाहिए, क्योंकि 2007 का भी वर्ल्ड कप इंडिया तब जीता था जब यंगस्टर्स को चांस दिया था। एनीवे, वो टॉपिक है आगे के लिए। ODI स्क्वाड में अपनी दीवार बताएं भाई, दीवार बताएं आप। भाई मैं तो ये जो धवन आ गए वापस आहा, स्क्वाड में, मतलब ना जिल्ला जी, मैं बता रहा हूँ कि ये इंग्लैंड को ना नहीं छोड़ेंगे। मतलब आप देखें, फेस करेगा रोहित, रोहित के साथ आ जाएंगे धवन, मतलब एक्सपेक्टेड है। पुरानी फिर जोड़ी, विराट, पुरानी जोड़ी पुराना सर, टॉप 3। पुरानी जोड़ी, ये पुराना टॉप 3, और ये मतलब ना बहुत अच्छा, मतलब मुझे तो पर्सनली बड़ा अच्छा लगा यार कि मतलब ना इनकी ये धवन वापस आया है, क्योंकि ये आउटस्टैंडिंग प्लेयर है यार, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस तो इसने धवन की है। T20 में भी मतलब यार कंसिडर पता नहीं क्यों नहीं करते ये लोग इंडिया वाले। मुझे तो यार उसकी भी समझ नहीं आती वैसे। ये वाकई ये पॉइंट ऑफ है आर्गुमेंट, ये खैर हम ऑडियंस पे छोड़ते हैं, हमें बताएं कि क्या वजह लगती है आपको कि धवन आते हैं फिर ड्रॉप हो जाते हैं लंबे अरसे के लिए, तो इस पे वो बताएं तुम। हाँ, अच्छा वनडे स्कीम दूसरा ऑफ आप थिंग्स मुझे में ये बताएं। इनके ऑफ लेट रहे भी हैं कि श्रीलंका के टूर पे भी, आई थिंक वर्ल्ड कप से पहले इनकी एक टीम गई थी। अम, उस टाइम भी इंडिया की टेस्ट मैच किसी और टीम से हो रहा था, और उसके कैप्टन थे धवन, लेकिन वो उस तरह की उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो सकी थी एज अ बैट्समैन।
लेकिन यार क्लास बैट्समैन है, इतनी सर्विस हो आपकी, और मुझे समझ नहीं आ रही। खैर इंडिया के पास प्लेयर्स भी बहुत हैं, लेकिन थोड़ा सा रेस्पेक्टफुली यार करना चाहिए। कि यार नहीं यार, रिस्पेक्टफुली के अलावा ये बंदा ऐसे परफॉर्म करेगा, आप समझ ले रहे, धवन बड़े लेवल का प्लेयर है और हमें पसंद भी है। नहीं नहीं, लेवल का प्लेयर है। मैं तो कह रहा हूँ T20s में भी होना चाहिए, आईपीएल में भी हर दफ़ा अच्छी परफॉर्मेंस देता है। हाँ। पता नहीं क्यों नहीं इसको डालते, समझ नहीं आई मुझे अभी तक लॉजिक। अच्छा, एनीवेज मोर एक लेस। और चीज हम्म। इसमें, एक और वो मोहम्मद सिराज आ गए हाँ। ओडीआई में, हम्म। ये एक अच्छी है। बाकी उसके बारे में मुझे बताएं कि अच्छा, इन्होंने देखे अर्शदीप सिंह को भी डाला है। खैर ये खेले ना खेले वो तो एक अलग बात है। लेफ्ट इसके आर्म, बारे में क्या ख्याल है लेफ्ट आर्म ठाकुर, ऑप्शन वही जो ठाकुर के बारे फर्स्ट T20 वाली थी, वो इन्होंने बोला कि अब वनडे में भी चांस दें। अच्छी है, और इनको वैरायटी चाहिए लेफ्ट आर्मर की, प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए, क्योंकि में? इंडियन सही है। टॉप 3 लेफ्ट आर्मर्स में हमेशा जुनेद खान, मोहम्मद आमिर, शाहीन शाह अफरीदी, ट्रेंट बोल्ट, मिचेल स्टार्क, तो लेफ्ट आर्मर से स्ट्रगल भी करते हैं, तो प्रैक्टिस के लिए भी अच्छा है इनके लिए। कृष्णा साहब जो एक अच्छी ऑप्शन सर लग रहे हैं। आप जी जी बिल्कुल। अच्छा, मुझे इसके बारे में बताएं, ये शार्दुल ठाकुर, हाँ ये भी अच्छा। ये खेल सकेंगे? लॉर्ड लॉर्ड शर्दुल बोलते हैं ना इसको इंडियन फैंस, जी तो अच्छा। ये चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते हैं धोनी के अंडर, तो बड़े अच्छे ऑप्शन है। बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं, टेस्ट में तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस चल रही है। अभी लिमिटेड ओवर्स में मुझे ऑफ लेट याद नहीं है कि इनकी कोई बहुत जो दिमाग में रहने वाली परफॉर्मेंस हो, शायद मैं कोई मिस कर रहा हूँ, लेकिन अच्छी ऑप्शन है। मीडियम पेसर हैं और बैटिंग ठीक ठाक बैटिंग कर लेते हैं, तो ठीक ऑप्शन है। कृष्णा अच्छी ऑप्शन है। कृष्णा मैंने इसकी बॉलिंग देखी है, काफ़ी इकोनॉमिकल बॉलर भी है और वैरायटी भी डालता है बीच में, तो ये ही इज़ वन टू हम्म। लुक आउट फॉर। एनीवेज मेरा ख्याल है कि इनका अच्छा, स्क्वाड जो है। इसमें एक और बड़ी अच्छी चीज यार, ये मतलब आप देख रहे हैं कि ये सब जो यंगस्टर्स आ रहे हैं, ये सब आईपीएल का प्रोडक्ट है, तो ये एक बड़ी अच्छी सब बात है आईपीएल का कि प्रोडक्ट हमें। हैं, लेकिन वो जो प्लेयर्स आए हैं उनकी पीछे डोमेस्टिक फर्स्ट क्लास में भी अच्छी परफॉर्मेंस है, लाइक बिश्नोई वो वगैरह, भी अच्छी, सही कह रहे हैं। वेंकटेश अय्यर। ठीक है, उसकी डोमेस्टिक में भी अच्छी परफॉर्मेंस है, दूसरी मतलब अपार्ट फ्रॉम आईपीएल। आईपीएल भी एक तरीके से डोमेस्टिक ही है। अक्षर पटेल देखो यार, उसने अपनी बैटिंग कितनी इंप्रूव की है कि अभी हमें ऑलराउंडर उसको बनाना हाँ, पड़ गया, चेक करो ऑलराउंडर। अवेश जरा। खान तो नहीं रखा यार इन्होंने ओडीआई स्क्वाड में। बस वो मेरे ख्याल है पहले चांस दे रहे हैं ना, जगह नहीं बन रही होगी यार, अर्शदीप। किस किस को रखें, सिराज भी है, अर्शदीप और शमी भी है। आवेश में मेरा ख्याल है इनका भी। अर्शदीप, हाँ। आवेश और हर्षल, ये तीन अब बॉलिंग ऑप्शन आ गई ना इनके पास, तो उसमें ये मेरा ख्याल है फ्लक्चुएट करेंगे। अभी बुमराह शामी भी शायद वापस आ जाए, इसलिए मैं कह रहा हूँ वर्ल्ड कप वाली सर टीम। बुमराह ने जो परफॉर्मेंस, खैर उस पर अभी आते हैं, बात करते हैं आगे। तो हाँ बुमराह पे बात करते हैं। बुमराह साहब वो तो एक हमने स्टुअर्ट ब्रॉड वो और तो बुमराह एक और युवराज, अजीब ही हम देख रहे हैं। कुछ कुछ लिंक बनता दिखाई दे मतलब रहा है। नहीं, मतलब अजीब देख रहे हैं, हमें कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं। मतलब इंग्लैंड, वो ब्रॉड का एक आज का अगर देखा जाए दिन अच्छा भी था, थोड़ा बुरा भी था। वो बुरा बुरा मतलब बुरे अच्छा पे आते इसलिए हैं था, अभी, बुरे पे आते बुरे हैं, लेकिन अच्छे में मतलब पहले हम अपने मोटू बॉय पॉल स्टर्लिंग द किंग, उसकी मैंने बात करनी है यार। मुझे वो बंदा बहुत पसंद है। मैं आपको पहले कह रहा था कि ये बॉय जो है ना, ये लीथल लीथल जो है ना बंदा है। वही हुआ जी, जब इंडिया ने धुलाई शुरू की है और हुडा ने धुलाई शुरू की है, संजू सैमसन और हुडा ने, तो मतलब हमने कहा भाई आयरलैंड तो अब लेट ही जाएगा आगे, कि अब तो कुछ भी नहीं हो सकता, मतलब ऐसा फेंटा है। आपको आपको बिल्कुल नीदरलैंड तो याद नहीं आ गई थी हाँ नेदरलैंड कि ज्यादा। नीदरलैंड ने वनडे में करवाया? मैंने कहा सीन बैड हो रहा है भाई, ये 250 पे जा रही है कहानी। अच्छा, मजेदार बात है, मैं देख रहा था टॉस पे ना, जब हार्दिक पांड्या ने अनाउंस किया टीम के जी क्या चेंजिंग की है फर्स्ट T20 से सेकंड में, तो उन्होंने जैसे ही नाम लिया ना, सबका नाम ले रहे थे, उन्होंने संजू सैमसन का नाम लिया, तो पूरा क्राउड जो है ना ऐसे मतलब शोर मतलब मचाया, ये सारे संजू सैमसन के ही फैंस बैठे हैं। तो हार्दिक पांड्या भी कहता है कि यार मुझे लगता है कि संजू सैमसन का बड़ा डिसीजन क्राउड ने पसंद किया है, तो उन्होंने जस्टिफाई भी किया, बड़ा धोया, और बड़े टैलेंटेड नहीं बैट्समैन है। बड़ा अच्छा। हम्म। हम्म, सही कह रहे हैं। और अच्छा, बड़ा अच्छा इंडिया ने खेला था, और लेकिन इनका स्कोर थोड़ा ज्यादा हो सकता था। मतलब हाँ आखिरी हाँ। ओवर्स में ये थोड़ा लैग कर गए ना, आखिरी 2 ओवर में। हम्म। मतलब तो 250 तक जा बाकी आप सकते थे वैसे। बताएं, आप उनकी बात करें, जो आप मोटू भाई की जो बात कर रहे थे, वो थोड़ा बताएं ऑडियंस को कि उसके बारे में आपने पिछली पॉडकास्ट में भी बात की है बिल्कुल कि यार, उनको हमारा लगता है कि ये ठीक इस्लामाबादी है। बॉय भी हैं, मतलब इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से ओपनिंग की इन्होंने, और बड़ी कोई जालिम तबाही ओपनिंग की। बहुत क्लीन हिटिंग, खूबसूरत शॉटें, सिर्फ टुल्लेबाजी नहीं कि जी बस कुलाड़ा चला दिया।
टाइम करके छक्का मारने वाले जान तो माशाल्लाह है ही भाईजान में। तो बहुत ही तेज़ खेलते हैं और 18 गेंदों पे 40 इन्होंने मार दिया, साथ इनके पार्टनर बेलबर्नी ने 37 पे 60 मार दिया। तो उस टाइम तो लग रहा था कि ये भी, इनको भी लग रहा है शायद ये 250 से ऊपर चेस कर रहे हैं। तो 5 में शायद 70 हो गए थे इनके, लेकिन फिर इंडिया ने कमबैक किया। मैच बड़ा ज़बरदस्त हुआ, आखिरी गेंद तक मतलब मैच गया। टेक्टर जो है वो बड़ी गलत जगह पे आउट हो गया मैं समझता हूँ। और एंड में जो ना मुझे उमर ये लगा है कि जो डॉकरेल और जो उनके पार्टनर थे ना, उनका नाम मैं भूल गया हूँ, उन्होंने जो स्ट्राइक डॉकरेल ने पता नहीं क्यों नहीं अपने पास रखी। अगर वो अपने पास स्ट्राइक रखते तो मुझे लगता है कि उमरान मलिक के आखिरी ओवर में यार रिजल्ट चेंज हो सकता था। मेरा नहीं ख्याल, मैं नहीं समझता। आप देखें उमरान मलिक ने, एक तो पहली बात तो एक ये भी है कि मैं पहले समझा कि आखिरी ओवर कराएगा पांड्या, हाँ, आ रहा था वो क्योंकि मुझे है ना वो आ रहा था मेक बॉलिंग सेंस था कराने, तो वो पीछे से करा। कुछ हुआ है तो उमरान मलिक ने शायद कहा होगा कि मुझे दे दो यार, मैं बॉलर हूँ किधर आ रहे हो भाई बॉलर हूँ भाई। हाँ, 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 अच्छा अब वो देखे उसने वो बात ठीक है, उसने शॉर्ट पिच पहले बॉल कराई, जो डॉकरेल को उसने बॉल कराई थी आपने देखी थी, यॉर्कर प्योर फिट यॉर्कर मारा था और वही टर्निंग पॉइंट बन गया गेम का यार। लेकिन जब वो उसने वो मैं सिंगल लिया सच्ची था। बात बताऊं आपका, मैं उससे आपसे मतलब ऑफ रिकॉर्ड भी बात कर रहा था तो आप कह रहे थे बड़ा अच्छा ओवर है। उसमें नो बॉल भी कराई उस ओवर में, क्रूशल ओवर में। उसमें लेंथ बॉलें कराई उसने, सिर्फ एक वो जो यॉर्कर था ना वो एक देखिए आउटस्टैंडिंग बॉल थी। मैं कह रहा हूँ कि अगर डॉकरल स्ट्राइक पर होता और वो पहली वाली 2-3 लेंथ बॉलें अगर डॉकरल को मिलती ना, जो दूसरे बैट्समैन को मिली, तो डॉकरल ने चंबे मार देने थे उसको। एक आध तो फेंटी, और एक बाउंड्री की बात ही थी, एक बाउंड्री का डिफरेंस था। तो एनीवेज, हाँ बिल्कुल। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, उमरान मलिक ने पेस अच्छी कराई। पेस शायद डिफरेंस थी कि उनसे मिस हो गई वो लेंथ बॉलें, ये भी एक रीज़न हो सकती है कि वो ज़्यादा तेज़ बॉलिंग करा रहे थे। और मतलब अगर हाँ सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे पर्सनली इमरान मलिक ना मतलब नजर आ रहा है खेलता हुआ इंडिया की टीम में, मतलब हाँ वो तो ओडीआई में भी डेफिनेटली उसकी जगह डेफिनेटली बनेगी। यार, डेफिनेटली जो एक्शन है, जो उसका फिटनेस लग रही है, मतलब बिल्ट भी उसकी बड़ी स्ट्रांग बिल्कुल। लग रही है। तो मतलब खेलता तो ऑब्वियसली दिखाई दे रहा है, बल्कि फास्ट ट्रैक होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपका बॉलिंग में तो इसमें क्या जिक्र करें भाई, ये है कि कुछ ना कुछ करके इंडिया ने बचा लिया, बचाव कर लिया, यही यही बोल सकते हैं। तो बचत यही होगी। बोल सकते हैं, बल्कि मैं तो बोलूंगा हार्ड लक हुई है यार आयरलैंड के साथ। हाँ, हार्ड मतलब लक हुई है बड़ा यार, आयरलैंड को जिस तरह जीतना का चाहिए था यार। स्टार्ट मिल गया था वैसे मैच जीत जाना चाहिए था। हाँ वही बात होती है यार, जिस टीम को जीतने की आदत ना हो ना बड़ी टीमों के अगेंस्ट, वो चोक कर जाती है वो एंड में, प्रेशर में कॉन्फिडेंस नहीं होता ना वो वाला। अफगानिस्तान वाली स्टोरी हाँ। होगी यहाँ पे भी। हाँ जी, वर्ल्ड रिकॉर्ड स्टुअर्ट आ, ब्रॉड है। यार वो तो देखे ना, स्टुअर्ट ब्रॉड उनके आज का दिन अच्छा भी था और थोड़ा बुरा भी था। अच्छा इस तरह से था कि उन्होंने 550 विकेट्स ले ली और उसने मैचेस भी आई थिंक कम खेले, वन कितने खेले उसने मैचेस, 170 और नहीं नहीं, 180। 170 तो एंडरसन के हैं, चेक कर लो, मुझे खुद नहीं याद। हाँ मैं देख नहीं लेते नहीं मैं आपको बताता हूँ। हाँ देख हाँ लेते हैं। इसने ब्रो हाँ इसने इसने खेले 156 मैचेस अब और ये वैसे थोड़े 550 तो नहीं विकेट्स लिए। है फास्ट बॉलर के लिए, वो भी 6.5 फुट का फास्ट बॉलर, यार 150 मैच खेले। बिल्कुल, ये एक इसके साथ अच्छी चीज हो गई। दूसरी चीज जो बुरी हो गई और जो इंडिया के लिए बहुत अच्छी हो गई और बल्कि बढ़िया एंटरटेनमेंट मिली क्राउड को भी उधर के, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया भाई। पहले ये हमारे यूवी भाई थे जिन्होंने 6 पे 36 मारा था, 36 का आंकड़ा पूरा किया था इनके साथ। और अब जी बुमराह साहब ने 35 रन हो गए भाई हाँ, ओवर में, वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया टेस्ट में। प्रीवियस बेस्ट भाई 28 रन था, ब्रायन लारा ने मारे थे आई गेस पीटरसन को। हाँ, और जो रूट को पड़े थे, और जिमी एंडरसन को पड़े थे, और फिर हरभजन सिंह को 27 रन पड़े थे शायद अफरीदी से। तो ये टॉप टॉप 5 को इस तरह था। और अब ये हो गया कि जी 35 रन्स पड़ गए बॉय को। तो ये मुझे ज़रा दिखाने भी दें कि ये बुमराह साहब ने ना अखीर कर दी है वैसे। इसमें खैर नो बॉल्स भी हुई हैं। नो अ, वही, और कुछ ऐसी बॉल्स भी हुई हैं, मतलब यूवी भाई के तो छक्के पक्के पक्के छक्के थे। पक्के पक्के छक्के। इनकी एक तो कुछ हाँ इनकी इनकी बॉल भी एज हुई, जिस तरह थर्ड हाँ मैन पे गई बॉल चौके पे, तो वो भी थोड़ा एक हो गया। हाँ, फाइन लेकिन लेग पे वही गई, बात है फिर कि एक नो बॉल होगी, फिर ऊपर से चौका हो गया, एक वाइड बॉल पे चौका हो गया, फिर पुल मारते हुए
गिरते पड़ते बुमराह ने जो है चौके मारे हैं, लेकिन जो है 35 हो गए। कैरियर के शुरू में भी 36 का दाग, कैरियर के इख्तिताम पे 35 का दाग। लेकिन हिम्मत है जो इसके साथ युवराज सिंह ने कर दी थी। मैं समझ रहा था यार एज अ यंगस्टर यार 6 बॉलों पे 6 छक्के आपको इधर कभी पड़ जाए ना, मतलब मोहल्ले के गेम में भी, तो बंदा ना हफ्ता एक मैच खेलने नहीं आता, इतना मतलब है जिल्लत महसूस हो रही होती है। वो अच्छा, वर्ल्ड कप में मजे की बेचारे बात मजे मजे की बात ये है, जब इसको पढ़ा है ना, आखिरी बॉल जब कराई इसने, क्या कहते हैं, ब्रॉड, तो उसके बाद स्टॉक्स को स्पेसिफिक इन्होंने दिखाया है टीवी पे, वो ऐसे करके खड़ा हुआ, कहता है नॉट अगेन, इस तरह नहीं होता पूरा एक्सप्रेशन कि बंदे पे शोर हो, तो इस तरह था, बड़ा बड़ा। लेकिन अच्छा, खैर ब्रॉड भी इंडिया हंस ने रहा बड़ा था। अच्छा ब्रॉड कमबैक भी कोई इतना खास वो नहीं था कि उसे कोई बहुत ज्यादा फीलिंग आ रही हो। उसने कहा यार पहले भी हुआ है, चलो एक दफा और सही, खैर देखी जाएगी। हाँ। लेकिन अच्छा, कमिंग बैक खैर टू द ओवरऑल मैच यार, क्या खूबसूरत, मतलब मैं तो चांस दे ही नहीं रहा था, और आप और मेरी डिस्कशन लास्ट एपिसोड में हो रही थी, हमने तो आउट राइटली बोला था जिस तरह इंग्लैंड न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रहा है चांस ही नहीं इंडिया का। लेकिन देखो भाई, क्या पंत और जडेजा ने कमबैक मारा है। और मतलब इंडिया वर स्ट्रगलिंग व्हेन दे वर बैटिंग। विराट कोहली फेल अगैन, ऊपर से टॉप ऑर्डर फेल हो गया। शुभमन गिल की शॉट समझ नहीं आई, अजीब सी शॉट मार दी। पुजारा को बहुत अच्छी गेंद पड़ी। एंडरसन 39 years टर्निंग 40 इन कपल ऑफ मंथ्स में, तो बट स्टिल यंग, स्टिल बट यंग, स्टिल यंग, हाँ। या लाइक एन ओल्ड वाइन। 5 विकेटें, ठीक है, तो जबरदस्त यार, हैवी, बहुत हैवी यार, जबरदस्त। जबरदस्त अच्छा, यार। इसमें आपने यार वो एक और यहाँ पे हम बताना चाहेंगे कि जो जो उसका कैच है ना, शेरियस अय्यर श्रेयस का, अय्यर का। जो सैम बिलिंग, यार वो कैच बहुत अच्छा था। हम्म। वो मतलब ना बड़ा एक लेवल का कैच पकड़ा था, और साथ जो दुख हुआ है यार, जो बड़ा एक बहुत ज्यादा दुख हुआ है दिल के अंदर से, जो ना, मतलब मैं स्पेसिफिक बैठा टीवी लगा के, और मैं एंजॉय करा। मैंने सोचा कोहली अभी अपनी फॉर्म दिखाएगा, लेकिन जिस तरह वो आउट हुआ है ना, तो ना बड़ा किया यार करो दुख इस हुआ। तरह यार, ना किया करो। हम सारे यार फैन है भाई विराट कोहली। यार जिस तक शॉट मारी ना, क्लियरली लग रहा था कि वापस आओ भाई, वापस आओ विराट भाई, वापस आओ। यार वो अंडर मैं बोल रहा हूँ। कॉन्फिडेंट बैट्समैन की शॉट ही है, या जिसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा हो, हाँ हाँ, ठीक है, मतलब जो बिल्कुल, जिस जिसमें तरह श्योरिटी वो ना पहले हो। लीव पहले, हाँ, हाँ। जी जी बिल्कुल, जिस जिस तरह उन्होंने पहले लीव करे, फिर उस तरह, और उससे पहले भी इवन एक उन्होंने जो, इन्होंने जो रिव्यू भी लिया था, आई थिंक जो हम्म। एलबी का हुआ था, तो वो भी मतलब ना, विराट भाई कुछ करो यार, बस वापस आओ, क्रिकेट में जान लाओ यार, हम तो यही चाहते जब आएगा तो जान आएगी, ये तो बात है डेफिनेटली। लेकिन इनकरेजिंग साइन इंडिया के लिए ये कि इवन विराट इज फेलिंग, क्या हैं। कमबैक मारा है भाई। और लोअर ऑर्डर ने बहुत यूज़फुल इनिंग्स खेली हैं जडेजा के साथ। और जडेजा की इंक्लूजन देखो, हम वही बात कर रहे थे कि क्या ये अश्विन के साथ जाएंगे, क्या जडेजा के साथ जाएंगे। वो जडेजा के साथ गए और उन्होंने लॉर्ड शर्दुल को खिलाया। उन्होंने कहा हमें, क्योंकि लास्ट टाइम जब वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल हुआ था ना न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का, तो उस टाइम क्लियरली ये दोनों स्पिनर्स के साथ आई गेस चले गए थे, तो इन्हें उस टाइम के ऊपर फीलिंग आई कि इनके पास एक और सीमर होना चाहिए था इंग्लैंड कंडीशन में, तो शायद इस वजह से शर्दुल के साथ गए। क्या बॉलिंग की है यार इंडिया ने। बुमराह, शामी, और इवन जो भाई 3 एक ओवर कराए हैं उसने, आपके बॉय ने, क्या नाम है यार उनका, ये तीसरे सीमर जो इनके आए हैं, सिराज, सिराज, सिराज सिराज भाई, ओए होए होए सर होए लेवल, होए होए सिराज की होए तो होए। यार बहुत अच्छी बॉलिंग थी भाई। मैं जब ये आउट हुए, जब आया बेस्टो, खैर वो डे एंड हो रहा था, लेकिन मैं समझा ये मारेंगे, जिस तरह हम न्यूजीलैंड में देख रहे थे भाई, न्यूजीलैंड से जब मैच हो रहा था, मैं समझा छिकेंगे छिकेंगे, लेकिन क्या कहते हैं, इंडिया ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कराई है यार, जैसा यार शामी ने छिकने कराई के है, लिए और छिकने वाली सिराज बॉलिंग चाहिए होती ना मेरी जान, क्या वो अ, शामी भाई की, मैंने जो बॉलिंग देखी है यार, इतना अनलकी बंदा है कि इसकी सिर्फ एक विकेट है, वो भी जैक लीच की, जिसका कैच भी विराट कोहली ने छोड़ दिया था पहले। लेकिन यार इस बंदे को बिल्कुल। 4 या 5 विकेटें मिल सकती थी जिस लेवल की बंदा बॉलिंग कर रहा था। और जो मुझे उमर मज़ेदार सीन लगा ना कि कंसिस्टेंटली बुमराह वाज टचिंग 87-88 माइल्स पे कंसिस्टेंट बॉलिंग। शमी की ये मैंने भी नोट कंसिस्टेंट, किया। हाँ, आखिरी ओवर में भी 13वें ओवर में भी 87-88 माइल्स पे बॉलिंग। सिराज आया, सिराज भी 87 पे बॉलिंग करा रहा है, ठीक है। शायद कंडीशन का भी ऑब्वियसली, जब आपका इतनी सर्दी नहीं होती तो बॉलर्स के लिए आसान भी होता है, लेकिन स्टिल रेस्ट भी मिल रहा था उनको बारिश की ब्रेक की वजह से। रेन हो रही थी बिल्कुल। लेकिन भाई बेयर्स तो भाई
को कोई चांस नहीं मिल रहा था, कोई ऐसी बॉल जिस तरह अंदर आ रही थी। जो रूट वाज इवन स्ट्रगलिंग टू गेट 1 रन। वो वेरी जो स्ट्रगलिंग। सिराज को इस तरह थर्ड मैन की तरह मारने की कोशिश की है, वो भी फ्रस्ट्रेशन में ही की है, तो वो आउट हुए हैं। एक्स्ट्रा बाउंस भी हो रहा था अभी जब इंडिया बॉलिंग करा रहा था। तो यार खतरनाक, मतलब बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग, मतलब बहुत अरसे बाद ऐसी फास्ट बॉलिंग देखने को मिली है कि मजा आया है, लगा है कि भाई कोई टीम बॉलिंग क्या करा रही है। ख्याल है, क्या ख्याल है आपका अभी, मतलब कल के दिन स्टोक्स और ब्रिस्टो अपनी वही पार्टनरशिप लेके जाएंगे जिस तरह न्यूजीलैंड के साथ इन दोनों ने एक इनिंग खेली थी? यार मतलब आपका क्या ख्याल है कि अच्छा चल वेदर जाएगी इनिंग? वेदर पे भी मुझे लगता है काफ़ी चीज़ें डिपेंडेंट हैं। अगर तो ओवरकास्ट कंडीशंस हुए फिर तो जिस लेवल पे ये बॉलिंग कर रहे हैं मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा देर सरवाइव कर सकेंगे, या अगर सरवाइव करेंगे भी तो मुश्किल से ही करेंगे और उतना फ्लुएंटली नहीं खेल सकेंगे। लेकिन अगर थोड़ा सा सनी कंडीशंस होते हैं, क्योंकि बॉल भी आई थिंक अभी उतनी नई नहीं है, इवन दो स्विंग हो रही थी, तो शायद फिर ऑल आउट अटैक में अगर जाए ना तो शायद इंडिया थोड़ा सा पैनिक कर जाए। लेकिन देखो रन्स काफ़ी रहते हैं यार अभी, 300 बहुत समथिंग, है अभी बहुत तो। बहुत रन्स हैं यार। तो आउट ऑफ द वे जाके कोई एक्सेप्शनल इनिंग्स खेलनी पड़ेगी इन दोनों में से किसी एक को, और फिर आगे बिलिंग्स को भी। एक ही बैट्समैन उसके बाद बिल्कुल है काम का। तो बिल्कुल। और मुझ मतलब लेकिन यार बड़ा काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड रहा है ना, मतलब जिस तरह हम लोग पहले भी बात कर रहे थे भाई कि अब ये इंग्लैंड वो इंग्लैंड नहीं है ना, हम्म, लेकिन इंडिया ने बड़ा अच्छा मतलब गेम किए और बड़ा अच्छा एक तरीके से ना, मतलब थोड़ा सा शॉकिंग भी रहा है हमारे लिए कि जिस तरह हम लोग सोच रहे थे कि भाई इंग्लैंड परफॉर्म करेगा ये वो, उस तरह नहीं हो सकी थी। खैर देखते हैं अभी, अगला दिन आने दें इसमें एक जो और उसमें इम्पोर्टेंट क्या चीज़ है बनता है। ना वो ये है पॉइंट आउट करने के लिए माइंडसेट की, कि जब आउट हुए हैं जो रूट, तो बैटिंग करने नहीं आया बेन स्टोक्स, उन्होंने नाइट वॉचमैन भेजा। वो चीज़ पॉइंट आउट करती है कि थोड़ी सी नेगेटिव थिंकिंग उनके अंदर आ गई। वरना बेन स्टोक्स जैसे बेन स्टोक्स को हम जानते हैं, वो ये नाइट वॉचमैन शॉटमैन वाला बंदा नहीं है। वो ये बंदा है कि मैं ही जाऊंगा, मैं ही फेस करूंगा और देखी जाएगी। ठीक है, तो उधर से नहीं लेकिन कमेंटेटर्स उसकी ने भी वजह पॉइंट ये आउट किया था कि बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकुलम दोनों जितने एग्रेसिव हैं ना, वो हमेशा एग्रेसिव ऑप्शन पे ही जाएंगे। जैक कंडीशन इस तरह की थी कि जैक लीच पहली बॉल पे आउट हो गया था, वो तो खैर विराट कोहली ने कैच छोड़ दिया। वो जैक लीच के बस की बात ही नहीं थी जिस लेवल की बॉलिंग हो रही थी। तो वो एक मेरी नज़र में नेगेटिव अप्रोच थी थोड़ी सी, क्योंकि पता था जैक लीच अच्छा आउट हो मैं जाएंगे। देख, अच्छा मैं नहीं बोलता नेगेटिव, आप मुझे बताएं कि जैकली जब आए तो उसके उस टाइम कितने ओवर्स रहते थे खत्म होने में? यार तकरीबन 21 मिनट रहते थे। तो देखिए 20 मिनट है तो मतलब अगर एक ओवर को 4 मिनट लग रहे हैं, 5 ओवर हो जाएंगे हाँ ना। इतने ओवर्स रहते होंगे, 5। और उस टाइम पे देखें इंडिया एक फॉर्म में थी, ठीक है, इंडिया की बॉलिंग बहुत आउटस्टैंडिंग हो रही थी, तो उस टाइम पे रिस्क नहीं ले सकते थे। मैं मानता तो हूँ, ये मेरे ख्याल में अच्छा डिसीजन था मैं यार, मानता हूँ बड़ा कोई, मतलब मैं तो बोलता बड़ा स्ट्रेटेजिक ये डिसीजन था हाँ कि उसको मैं भी भेजा है बोलता हूँ इन्होंने। स्ट्रेटेजिकली देखें तो अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर एक एग्रेसिव कैप्टन, ये न्यूजीलैंड की टीम होती तो बेन स्टोक्स खुद आ रहा होता। मेरा मैं पॉइंट नहीं ये कहने मानता, का। आखिरी 20 मिनट में तो कोई भी स्टेबल बैट्समैन नहीं आ सकता, और खास तौर पे इस तरह की पोजीशन हो कि जब आपको पता है यार कि प्रेशर है कि टीम में पिच की ये यार सूरत अजहर अली हाल है, जैसे बारिश है। कैप्टन होना तो फिर तो तो नहीं आएंगे, लेकिन बेन स्टोक्स वाले कैप्टन से आपको उम्मीद है यार आप कि अजहर अली को किधर लेके आ रहे कि, कि जो बैट्समैन है ना बात एग्रेसिव। हम करें, बात हम करें इधर इंग्लैंड की, आप ले आए भाई यार मैं साहब वही तो अजहर फर्क अली बता को। रहा हूँ ना, जो बंदा कह रहा हो कि मैं 7 की रन रेट रिक्वायर्ड हो, मैं आज ही चेस कर दूंगा। जो ब्रेंडन मैकुलम ने उसको कहा था कि वो पिछले वो मैच में बात टारगेट ठीक है। चौथे दिन में ही चेस करने की बातें कर रहा था, 5वें डे में जाने की बातें ही नहीं कर रहा था। वो बंदा अगर इस तरह की सर डिसीजन लेगा ना तो वो एक शो करता है कि आप थोड़े से पजल्ड हो कि क्या मैं आउट तो नहीं हो जाऊंगा। इसी वजह से आप नहीं आ रहे, नहीं आप यार अपने आप को प्रोटेक्ट देखें, करना चाह रहे हो। देखें जायज ठीक बात है बिल्कुल, मतलब कि एज अ कैप्टन, वो एज अ कैप्टन भी उसने अच्छा डिसीजन लिया, बेशक एग्रेसिव वाली बात जो भी है पॉइंट वो अपनी जगह है, लेकिन एज अ कैप्टन देखा जाए और एज अ देखा जाए कि यार पिच की ये सिचुएशन है, इंडिया इस टाइम मतलब ज़्यादा अच्छा है, उनकी बॉलिंग जा रही है और सिर्फ 20 मिनट रहते हैं, तो अगर यहाँ पे हमारी विकेट गिर जाती है तो फिर मसला हो जाएगा। तो ये तो बड़ा अच्छा डिसीजन नहीं, है, मैं मैं तो उससे बोलता हूँ डिसएग्री कि नहीं कर रहा मतलब कि स्ट्रेटेजिकली, मैं ये एग्रेसिव कह रहा हूँ नहीं, माइंडसेट माइंडसेट का आप ये डिफरेंस है। माइंड नहीं,
मतलब कि माइंडसेट का एक डिफरेंस इस तरह भी नहीं है। मतलब इंडिया ने ये नहीं सोचा होगा कि यार ये बड़े कोई नेगेटिव, मतलब कि इवन क्राउड ने भी नहीं बोला होगा कि यार ये तो गलत हो, ये तो क्या हो गया अभी स्टॉक्स में। ये बात मतलब अंडरस्टूड है नहीं नहीं मेरे अंडरस्टूड ख्याल नहीं है, कमेंटेटर्स भी ये सेम बात कर रहे थे कि से। यार आपका पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, लेकिन मैं पॉइंट ये कह रहा हूँ कि स्ट्रेटेजिकली आपकी बात ठीक है कि उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए था अपना, लेकिन द बेन स्टोक्स दैट पीपल नो इज अल्ट्रा एग्रेसिव, और अगर वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहा है तो वो एक सिग्नल ये भेज रहा है कि भाई हाँ ये मेरी विकेट इंपॉर्टेंट है और मैं अभी आउट नहीं होना चाहता, तो इस लेवल पे बॉलिंग हो रही है। दैट्स द पॉइंट, हाँ दैट्स द पॉइंट। पॉइंट है, पॉइंट टेकन, बट चले फिर इस बात को फिर ऑडियंस पे भी छोड़ देते हैं कि उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस बारे में। हाँ नहीं हम लोग तो पूरी दिन इस पे बहस करते रहेंगे। बाकी ना, आप बहस करते रहेंगे, आप मेरी बात तो शायद मुश्किल से माने। लास्ट में इसलिए जो मैं ऑडियंस को एक छोड़ चीज़ दें। कवर करना चाहता हूँ जो हम मिस कर गए थे, वो ये थी कि जब हम शुरू में स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स की बात कर रहे थे पाकिस्तान की, तो उसमें कुछ चीज़ें मैं पॉइंट आउट करना ये चाहता था कि 10% जो है वो मैच फ़ी बढ़ाई है पाकिस्तान की, जितने भी वो कैटेगरी के प्लेयर्स हैं हर किसी की, और 50% पहले थी तो 50 to 70% अब कर दी है उन प्लेयर्स की मैच फ़ी मिलेगी जो मैच नहीं खेल रहे उस टाइम के ऊपर, ठीक है, जो बेंच पे बैठे हुए, तो उनको भी 70% ऑफ देयर मैच फ़ी मिलेगी। तो इस तरह के अच्छे इनिशिएटिव्स हैं कि जिस तरह इन्फ्लेशन पाकिस्तान में बढ़ रही है, तो प्लेयर्स को भी थोड़ा-सा एक मिलेगा कि यार थोड़े से पैसे हाँ बढ़ें, कम से कम कुछ पोर्शन ऑफ इन्फ्लेशन तो वो इधर से कैटर करेंगे। बिल्कुल। एक और भी पॉइंट इस पे ऐड ऑन कर देता हूँ कि जिस तरह जो कैप्टन के लिए भी इन्होंने कुछ इन्होंने अलाउंसेस रखे अलाउंस कि रखा जो है, वो एक्स्ट्रा स्पेशल एफर्ट्स अलाउंस, करते हैं। तो बाबर आज़म को और तो पैसे ये एक मिलेंगे। अच्छे स्टेप्स हैं, हाँ, और पैसे मिलेंगे। एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी के। और बात, और एक फंड भी रखा है शायद हाँ इन्होंने, बात, फंड टाइप की कोई चीज़ रखी है कि इंश्योर कर सकें जो कि एलीट प्लेयर्स हैं वो मैक्सिमम उनकी फिटनेस रहे और इंजरी शिंजरी ना हो उनको, तो उसके लिए भी कोई उन्होंने स्पेशल एलोकेशन ऑफ फंड्स रखी हैं। तो देखते हैं, अच्छे स्टेप्स हैं ये वाले तो डेफिनेटली, कि जितना पैसा लगाएंगे जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। एनीवेज लास्ट में गुड से बात मुझे याद आई। हम्म, इससे ना हम लोग हमारी एक और वीडियो भी आएगी जिसमें हम रमीज राजा की जो परफॉर्मेंस है उस पर हम लोग ओवरव्यू करेंगे कि उनको भी 9 मंथ्स हो गए आए हुए, तो उस पर उन्होंने क्या क्या स्टेप्स, अच्छे इनिशिएटिव्स लिए। और बिल्कुल उस पे बात करेंगे कि 9 महीने में बेबी पूरा पैदा हो जाता है, तो रमीज राजा ने 9 महीने में क्या गेम की है वो भी हम देखेंगे। ये भी कि जिन्होंने देखें एपिसोड आप जिन्होंने एपिसोड 4 नहीं देखी उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे हम, और जो जिन लोगों को स्पॉटिफाई या गूगल पॉडकास्ट या एप्पल पॉडकास्ट पे ऑडियो में ये हमारा पॉडकास्ट सुनना है वो भी सुन सकते हैं, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में होंगे। हमारी वेबसाइट भी है talkbeforewicket.com के नाम से, उस पर भी आप सारे पॉडकास्ट सुन सकते हैं। तो कोई लास्ट वर्ड्स उमैर? मेरा तो हो गया। लास्ट वर्ड्स तो बस यही है कि अगर आपका कोई फीडबैक है हमारे लिए कि हम और किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं तो हमें ज़रूर बताएं। और कोई अगर आप चाहते हैं कि हम कोई और वीडियो आपके टॉपिक के लिहाज से बनाएं, उस पर भी हम एनालिसिस दे सकते हैं अच्छा से। तो यही है जलाल, और तो क्या हो सकता है। ठीक है, ऑल राइट, ओके ठीक जी, है फिर, बाय। ओके ब्रो, बाय। Don't try, you're disappearing. I know I